चलिए शुरू करते हैं मीटिंग को। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन और नमस्कार। Recording in progress. रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ये मीटिंग रिकॉर्ड की जा रही है ताकि जो लोग मीटिंग ज्वाइन ना कर पाए उनके काम आ सके, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर सारे पॉइंट्स वाली बातें हैं और जो कंपनी करना चाहती है, जो मेरा मकसद है करने का, वो कोई मजाक नहीं है। हकीकत में हम लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, नहीं तो हजारों मील दूर बैठ करके आप लोगों के साथ बार बार कनेक्ट होने के पीछे मकसद क्या है। मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि बार बार अगर मैं उसी बात को नहीं रिपीट करूंगा जहां से मैं शुरू कर, तो शायद हो सकता है कि मेरी मीटिंग करने का जो मेरा पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा। हम पर यानी शाइन ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगा है कि कंपनी भाग गई है या हम पैसे गबन करके भाग गए, सबसे पहला मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। विश्वास जानिए, ये कंपनी भागी नहीं है, ये विश्वास जानिए आप। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मर्जी आप रिडेम्पशन में आए, आपकी मर्जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, आपकी मर्जी आप FIR में जाएं, आपकी मर्जी आप हम पे भरोसा कर लें, जैसी आपकी मर्जी वैसा करें, लेकिन ये कंपनी कहीं भी नहीं भागी है। अगर FIR है तो हम उसको भी सेटल करेंगे, लेकिन FIR तक सेटल की जाएगी, और जो FIR नहीं है उनको तो हम दोनों हाथ पांव से जैसे हो सकेगा वैसे उनके लिए हम खड़े हमेशा। तो पहला विश्वास इस बात का कि कंपनी कहीं भी नहीं भागी है और न कहीं भागी थी, क्योंकि सबसे पहली भ्रांति यही फैलाई गई है साइटों पर रिडेम्पशन कराने वाले लोग, क्योंकि लॉजिकली चलिए वक्त बीत गया, बात करने कोई फायदा नहीं है। कैसे ये पॉसिबल है कि कंपनी भाग गई हो और उसकी जमीनों पर कंपनी के द्वारा ऑथराइज सिग्नेटरी और कंपनी की जमीन पर लोग जो अफवाह उड़ा रहे भाग गए, वो जाकर कस्टमर रजिस्ट्री करा के लायबिलिटी उतार रहे हो? कैसे पॉसिबल है ये जो लोग अफवाह दे रहे हैं कि कंपनी भाग गई, आपको लेना जमीन लीजिए, नहीं जाइए दुबई से पैसा लाइए, यहां से पैसा लाइए वहां, अभी क्यों नहीं कर ले रहे हैं वो लोग? अब तो मैं आ गया सामने, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? या जब मैं आता हूं सामने, जब मैं आकर के बात करता हूं, जब मैं आकर के ऐसी बात, तो लोगों के सामने जो ये बात कहते हैं, कभी कभी जूम मीटिंग में आकर के अपनी रिकॉर्डिंग में ये बात क्यों नहीं कह के डाल देते पब्लिक के सामने कि हाँ कंपनी भाग गई इसलिए मैं जमीन बेच करके अपनी लायबिलिटी उतार रहा हूं। ये एक माहौल था, जो माहौल बनाया गया, उसमें गलतियां उनकी भी नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से नेटवर्क मार्केटिंग का आज तक अब तक रिकॉर्ड यही चलता चला आया है कि अगर वो कोलैप्स करती है तो फिर वो कमबैक नहीं करती है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये होता है, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग शायद वाकिफ ना हो, मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि जैसे प्राइवेट जॉब होती हैं बैंकों के, इंश्योरेंस कंपनियों के या MR वगैरह होते हैं, आप देखते होंगे कभी भी एक कंपनी में फिक्स होकर के नौकरी नहीं करते। कभी कोई बजाज एलियांस का एजेंट रहता है तो 1 साल 2 साल वो बजाज एलियांस में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के बाद किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में उसको अच्छी नौकरी मिलती है, वहां चला जाता है वो, फिर वो प्रमोशन जहां जा पाता वहां चला जाता है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग यानी जिस सिस्टम पर शाइन ग्रुप काम कर रहा था, फ्रीलांसिंग सिस्टम पर, यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं था बल्कि यहाँ सभी एक सिस्टम से जुड़े हुए थे। उनको जब भी ऐसा लगता है कि जिस कंपनी में अच्छी इनकम मिल रही है वहीं पर काम करेंगे, और जब ऐसा लगेगा अब यहाँ इनकम नहीं आएगी, इनकम बंद हो गई या टर्मिनेट कर दिए गए, तो वो उस कंपनी के बारे में बुराई करना शुरू कर देंगे। शाइन परिवार के साथ यही हुआ। जब शाइन सिटी के साथ हमारे साथ 2019 में नेपाल की त्रासदी हुई, तो 40 दिन के अंदर बहुत से लोगों ने यह समझ लिया कि अब तो यार हमारी इनकम बंद हो गई, पता नहीं कंपनी आए ना आए। तो पहले से ग्राउंड तय करने के लिए लोगों के बीच में एक बात डालना, एक मैसेज डालना, कंपनी अब काम नहीं करेगी, अब कंपनी भाग गई। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब भी किसी डायरेक्टर के साथ कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई कि उसकी अरेस्टिंग हुई या कोई ऐसा चीज हुआ, तो लौट कर आया नहीं वो, और आया भी तो काम नहीं किया, पब्लिक के पैसे पे ऐश किया उसने। ये पहली इकलौती ऐसी कंपनी थी जो 42 दिन बाद मेरे बाहर निकलते काम करना शुरू करी। लेकिन जो लोग हमारे साथ में फ्रंट लाइन के लोग थे, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, करूंगा, जो जान चुके हैं वो और जो नहीं जान उनको पता होना चाहिए। फ्रंट लाइन के बहुत से लोग जो हर महीने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे थे, अब अगर उनकी इनकम रुक गई तो अपने इंतजाम कहीं नहीं करेगा ना वो आदमी, कुछ ना कुछ प्लान करेगा। किसी ने अपनी साइट डालनी शुरू कर दी, किसी ने दूसरी कंपनी प्लान बताना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों के पास ये डायरेक्ट तो नहीं कह सकते भाई इनके साथ कुछ त्रासदी हो गई थी, पता नहीं काम करेंगे ना करेंगे, मैं अपना काम डालने जा रहा हूं। एक ही उनके पास स्टेटमेंट था, कंपनी भाग गई।
अब वो कंपनी भाग गई का हवा जो बना करके लोगों ने कंप्लेंट डलवानी शुरू करी। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिन्हें पता है वो इस बात के गवाह हैं। हमारा लखनऊ का ऑफिस बलपूर्वक बंद कराया गया। हमने ऑफिस बंद नहीं किया था। नेपाल में जब था, कोई दिन ऐसा नहीं था जब लखनऊ का ऑफिस खोला ना गया हो। कोई ऐसा दिन नहीं था। नेपाल से निकल जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन ऑफिस खोला ना गया हो। लगातार ऑफिस ओपन हो रहे थे, ऑफिस के रेंट दिए गए, स्टाफ की सैलरी दी गई, फेस्टिवल्स उस बीच में थे, फेस्टिवल्स में लोगों को बोनस दिए गए, जो हमारी स्टाफ उनको सैलरी दी गई, पे आउट दिए गए, और लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए पैसे भी दिए गए। उस समय जो बन पड़ता था वो सब किया गया। कैसे ये पॉसिबल है कंपनी बंद हो जाती? लेकिन लोगों ने ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू किया। लोगों ने अकाउंट सेक्शन में जा करके मिट्टी का तेल डाला अपने ऊपर। आप में से बहुतों को शायद ना पता हो ये बात, लेकिन जिनको ये खबर दिया गया कंपनी भाग गई, उनको पता होना चाहिए। हजारों लोग गवाह इस बात के हैं कि कोई एक लड़का मिट्टी के तेल ला करके अकाउंट सेक्शन अपने ऊपर डालिए, मैं अपने ऊपर आग लगा लूंगा। क्यों? क्योंकि उसको ये बताया गया कंपनी भाग गई है। और वहां अब बताइए मुझे, एक ऑफिस में क्या ऐसे काम हो पाना संभव है? जो स्टाफ नौकरी कर रहा है उसके बीच में आकर कोई मिट्टी का तेल डाल ले अपने ऊपर कि वहां आग लगा लेंगे। कुछ स्टाफ को लोगों ने उठा करके लॉक कर दिया उनके चैम्बर में कि बाहर नहीं जाने जब तक पैसा ना मिलेगा। नीचे लोगों ने मेला लगा करके रख लिया, कस्टमर आएंगे उसको भड़काएंगे, किस लिए आए हो भाई? मेरा प्लॉट में पैसा है, 30% अगर तुम छूट दो या हमें दो तो हम चल पैसा निकाल दें। ऐसी दुकान खोल ली गई। मुझे खुद बताइए कौन सी कंपनी या कौन व्यक्ति, कौन सी दुकान, बड़ी बड़ी संस्था, कोई नहीं चल पाएगा। बंद करवाया गया। कंपनी बंद नहीं हुई थी, बल्कि कंपनी को बलपूर्वक बंद कराया गया। करोड़ों रुपए का फर्नीचर कंपनी के अभी भी कंपनी के ऑफिस के अंदर पड़े हुए थे, और आज भी वो जगह हम नहीं समझते कोई और किराए पे ले पाया होगा। 2-3 रीजन। एक तो साइंस सिटी का ऑफिस था, बदनाम हो चुका था। दूसरी चीज, इतना महंगा ऑफिस साइंस सिटी अफोर्ड कर पा रही थी, करोड़ों रुपए किराया जाता था ऑफिस का। तो ये कंपनी कहीं भागी नहीं थी मेरे भाई, भगाई गई थी। अब उसके पीछे एक लंबी स्टोरी, उसमें बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए, ताकि आप अगर मेरी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी लाइबिलिटी है, तो आप निश्चिंत इस बात को लेकर बैठे रहें कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, समय बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, आपकी लाइबिलिटी उतारने का रास्ता मैं आपको दे ही दूंगा। क्योंकि राशिद नसीम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति बीच, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई आपसे कहने वाला नहीं कंपनी भाग गई है, कोई और पीछे नहीं है। डायरेक्ट मैं हूं। मैं अकेला इस समय जितनी भी हो सकती व्यवस्थाएं 18 घंटे के काम में हर एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे मेरे कस्टमर का लाभ हो और मेरे एसोसिएट्स का लाभ। तो अब इस कहानी को बंद करते हैं जहां पर लोगों ने कहा कंपनी भागी, कंपनी भागी। मेरा निवेदन आप लोगों से है, ये एक अफवाह थी। अफवाह को दिमाग से निकालिए, और जहां जिस जगह पर भी हैं आप, आपकी लायबिलिटी उतर गई तो भी और नहीं उतरी तो भी, आपके स्टेटमेंट चेंज होने से आपकी लायबिलिटी का जो चेंज नहीं हो जाएगा। मोड बदलनी है आपकी लायबिलिटी, उतरना है आपकी लायबिलिटी, उतरेगी उतरेगी। लेकिन अपने विश्वास अगर आप बना के रखेंगे तो हमारी जो कोशिश है ना आज की तारीख में, ताकत मिलेगी, उससे बल। मैं ये मीटिंग इसलिए कर रहा हूं कि आपका फायदा कर सकूं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, लेकिन आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए मेरा काम करते रहना और आपके बीच में रहना, आपसे संवाद होते रहना, आपसे बात होते रहना बहुत जरूरी है। अगर बात ही नहीं होगी तो आप जानेंगे कैसे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं? हो सकता है कि मैं आपके लिए सब कुछ करना चाह रहा हूं, लेकिन जब आपसे बात ही नहीं हो पाएगी तो आप कैसे जान पाएंगे मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग को मैं अनम्यूट रखूं, जो व्यक्ति चाहे मुझसे बात कर ले। जैसे मैं स्टेज पर खड़ा होता था और खड़े होकर हजारों के बीच में ललकार कर बात करता था, इस मीटिंग को भी मैं एक दिन ऐसे रूप में पहुंचा दूंगा कि जो चाहेगा अपने आप को अनम्यूट कर सकेगा, मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकेगा। क्योंकि मेरी नीयत में कोई कमी नहीं है, मेरे ईमान में कोई कमी नहीं है, और मेरी आपके प्रति जो लगाव है उसमें भी कोई कमी नहीं है। मैं आज अगर अपनी जान दे रहा हूं, अगर अपनी सारी कोशिश कर रहा हूं, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। जब तक शाइन सिटी के जमीनों पर रिडेम्पशन प्लान चला, उसकी प्लानिंग मुझे दी गई, मुझे बताया गया कि हमारी कंपनी के जो जमीनें पड़ी हुई हैं, इन जमीनों पर हम लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट चार्ज ले सकते हैं, ये सारी चीजें हमें बताई गई। लेकिन हमें जो बताया गया उस तस्वीर में और जो वहां किया गया उस तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क रहा है। इस फर्क का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल इस बात का कि जिस व्यक्ति को जमीन दी गई, कोई भी एक साइट उठा लीजिए आप, कम से कम उस व्यक्ति की पूरी टीम की लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए थी। उसका मेन लीडर काम कर रहा था, पूरी व्यवस्था काम कर रही थी। कोई भी एक साइट उठा लें, कोई भी एक साइट, उस साइट पर अगर मान ली किसी एक टीम की लायबिलिटी कुल मिलाकर 20 करोड़ की है और साइट की वैल्यू 15 करोड़ की थी, तो कम से कम 15 करोड़ के रेशियो में 20 करोड़ की लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए। एटलीस्ट
अगर हर एक आदमी की जो लाइबिलिटी उसका परसेंटेज 75% खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको जिनको साइट दी गई आज भी उनकी टीम से मुझे मैसेज आते हैं, जिन्हें पैसा दे गया आज उनकी टीम से मुझे मैसेज आते हैं। मैंने वीडियो ऑन करने के लिए बोला, इसलिए भी सामने हमारे शंकर विश्वकर्मा जी सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं की टीम की लाइबिलिटी मेरी नजर में ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुकी थी। लेकिन आज इनकी टीम या इनके टीम मेंबर या इनके कस्टमर ऐसा नहीं है कि वो कंपनी को कोसते ना होंगे। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी खत्म करने वाले जो लोग थे, जिन्हें उस टाइम पर सपोर्ट किया गया, जिसके गवाह बहुत से बड़े लीडर्स हैं, अच्छे से जानते हैं, चाहे हमारे डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी रहे हों, ये टीम बिहार से बिलोंग करती थी जो रांची में काम कर रही थी। डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी को जब बजट दिया गया था, टीम वाइज बजट दिया गया था, और उसके अंदर बिहार मुख्यतः रखा गया था, बिहार और रांची को यानी झारखंड को, कि यहां पर काम जो हुआ है वो एक ही दो टीमों ने किया है, एक टीम को क्लियर कर दो, एक टीम की लायबिलिटी खत्म कर दो ताकि ये टीम काम करती रहे। जब वहां के लिए फंड दिया गया और वो फंड लोगों में प्रॉपर बांटा नहीं गया, ग्रुप पर मैं रोज देखा करता, सिंघम ग्रुप पर रोज वार्तालाप होते थे, रोज तरह तरह बातें कही जाती। तब एक दिन मैंने डाला ग्रुप पर कि मैंने फंड दिया है, और तब डॉक्टर साहब ने हिसाब दिया। उस हिसाब में रांची के लिए और पटना के लिए जो पैसा आया वो बहुत छोटा सा पैसा आया, जबकि मेरी तरफ से काफी बड़ा अमाउंट दिया गया था कि आप, और क्या अमाउंट था, पैसा लेकर के या तो जमीन खरीद कर लायबिलिटी खत्म कर देंगे या तो छोटे लायबिलिटी खत्म, एक टीम को लायबिलिटी फ्री करना था, ये टारगेट था उस टाइम पर। लेकिन वो टीम किसकी थी? जिससे ये लोग कनेक्टेड हैं कि उस टीम की लायबिलिटी फ्री किया जाए, एक एक टीम को लायबिलिटी फ्री करके काम पे लगाया जाए ताकि पूरी कंपनी की लायबिलिटी खत्म की जा सके। एक साथ सबको नहीं संवारा जा सकता, लेकिन एक को साथ पे चलते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी प्लानिंग के तहत जैसे भी काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन लायबिलिटी नहीं खत्म हुई। जब बात मेरी हुई, इनके सीनियर्स जो सामने विश्वकर्मा जी, इनके सीनियर, डॉक्टर साहब सब लाइन पे थे। बात करते करते फोन पर इनके सीनियर मौजूद होंगे, शायद वीडियो उन्होंने ऑफ कर रखा हो, मौजूद जरूर होंगे, रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, मुझसे बातचीत हुई है। बात करते करते उन्होंने एक फंड की मांग करी। उस फंड को मैंने बात के बीच में ही 20 मिनट के अंदर अंदर, छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन था, अलग अलग अकाउंटों से 20 मिनट के अंदर वो फंड उतना में ट्रांसफर करा दिया अकाउंट में। और मैंने कहा कि अकाउंट चेक करिए। मेरा काम का अंदाज और तरीका ऐसे ही हुआ करता था कि सामने वाले छोटा मोटा फंड नहीं मांगा था, 10-20 लाख फंड नहीं मांगा था, बड़ा फंड था। और 20 मिनट के अंदर अंदर बात करते करते इनसे बात मैंने किया, उधर मैंने अकाउंट सेक्शन में मैसेज डाला कि ये पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर करो। 20 मिनट के अंदर वो फंड ट्रांसफर किया गया, जिसके बिहाफ पर मुझसे वादा किया गया था कि टीम पूरी लायबिलिटी फ्री हो जाएगी। फिर भी लायबिलिटी फ्री नहीं हुई थी। कहां गया फंड, कहां गया पैसा, कहां इस्तेमाल किया गया, कितनी बड़ी टीम थी, कितनी बड़ी लायबिलिटी, इसका कोई हिसाब मेरे पास नहीं आ पाया। तीसरी बार में इनके डायरेक्ट सीनियर मेरे पास आए, उन्होंने आकर के यहां पर दुबई में मुझे ढेर सारी प्लानिंग दी। 5 करोड़ रुपए का खाली मुझे फंड बताया, और टीम के बहुत से लोग थे जिनकी लायबिलिटी तो भी मेरे पास आए कि 5 करोड़ रुपए में पूरी टीम की लायबिलिटी उतर सकती है, हम लोग फिर से काम कर सकते हैं, बहुत कुछ। 5 करोड़ तो मैंने नहीं दिया, इतना बड़ा फंड था, एक टीम को नहीं दिया जा सकता था, लेकिन वो इंतजाम जरूर दे दिया गया जिसके जरिए 5 करोड़ रुपए का काम भी हो सकता था, फंड भी दिया गया, सपोर्ट भी किया गया, लेकिन फिर भी लायबिलिटी बनी। और आज अगर मैं कहूं कि इस टीम से एक वोट करा दिया जाए कि कंपनी भाग गई या रुकी है, तो सारे लीडर, 2-4 छोड़कर सारे लीडर कंपनी गाली देंगे, सारे कस्टमर कंपनी गाली देंगे, जबकि इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर का फंड जा चुका, जमीन पूरी चली गई मुजफ्फरपुर की, न जाने कितनी रजिस्ट्री करा दी गई, उसके बाद भी अभी ये टीम लायबिलिटी फ्री नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि कंपनी को लायबिलिटी फ्री करने का मकसद ही नहीं था लोगों का। अगर कंपनी की लायबिलिटी फ्री करने का मकसद होता तो कोई तो एक मर्द का बच्चा के सामने कहता इस बात को कि ये जमीन मुझे मिली है, मेरी टीम की लायबिलिटी 10 करोड़ की है, लेकिन जमीन की कीमत 5 करोड़ है, मैं 50% अपनी टीम की लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं, बाकी राशि स्तर को जब भी जैसे भी सहूलियत मिलेगी मैं उनको सपोर्ट करूंगा और हम अपनी पूरी टीम लायबिलिटी खत्म कर लेंगे। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जरूरी नहीं किसी ने मुझे गाली दी हो, किसी ने मुझे अच्छा कहा हो, लेकिन जिसने बुरा भी नहीं कहा ना, उसने भी साथ नहीं दिया। एक बार अगर कोई सामने से आकर ये कह देता कि हाँ ये मेरी टीम की लायबिलिटी इस साइड से खत्म हो रही है, तो शायद सारे कस्टमर, सारी टीम उसी तरफ डाइवर्ट हो जाती। हमारी जमीनें जिसे आपने 7-8 साल तक खरीदवाया, उसके लिए पैसा दिया, उसके प्लान में पैसा दिया, साइटों पे जा जाकर हमने विजिट किया, सैकड़ों की भीड़ लेकर मैं साइटों पे चला जाता था, उन्हीं जमीनों को बाद में रद्दी बताया गया कि नहीं भाई जमीन कौन लेगा, रद्दी जमीन है, कौन जाए इतनी दूर लेने के लिए जमीन।
इसके साथ साथ आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। जब एफआईआर हुई तो एफआईआर होने के बाद जो सबसे पहला एक्शन हुआ, वो एक्शन हुआ मेरे खिलाफ एलसी का। एलसी का मतलब होता है लुकआउट कॉर्नर, यानी मैं अपने पासपोर्ट पर इनसाइड कंट्री इंडिया के अंदर कहीं से सफर नहीं कर सकता हूं। ध्यान समझिए इस बात को, 2019 की बात है ये, कि जब मेरे नाम से नामजद एफआईआर कराई जाने लगी तो सबसे पहला होता है पुलिसिया कार्रवाई के अंदर, ये पहली फॉर्मेलिटी होती है कि एफआईआर की संख्या बढ़ रही है तो जिनके जिनके ऊपर एफआईआर हो रही है उनके खिलाफ एलसी खोल दी जाए, यानी वो देश छोड़कर ना जा पाए। अगर वो देश छोड़कर कहीं जाते तो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो जाए। अब अगर आप कहीं बाहर हैं, वहां से अगर आते हैं तो भी, और कहीं बाहर से अंदर जाते हैं तो भी, दोनों हालत में आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, कौन ऐसा माई का लाल होगा जिसके ऊपर 250-300 एफआईआर हो और वहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा हो और एलसी खुली हुई हो, उसको ये पता हो कि अगर वो सफर करेगा, अगर अपनी कंट्री में जाएगा तो एयरपोर्ट पे उसको रोक लिया जाएगा, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। कौन माई के लाल होगा जो आ जाकर मुझे बताइए। अगर आप पता करें तो 2019 में ये एलसी खुली थी। क्यों? क्योंकि एफआईआर की संख्या बढ़ने लगी थी। मैंने तो भागने की कोशिश नहीं करी, मैं कहीं बाहर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे आने का रास्ता बंद करवाया गया धरना प्रदर्शन एफआईआर कर। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है, पुलिस को कार्रवाई तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर लिखती है, एफआईआर लिख के सम्मन भेजती है, वैल्यूएबल वारंट इश्यू होता है, फिर एनबीडब्ल्यू इश्यू होता है, चार्जशीट लगती है, तब भी आप हाजिर नहीं होते हैं तो कुर्की होती है। ये सारे प्रोसेस हैं। एक एफआईआर जब हो जाती है तो जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक सारे प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में मेरी एलसी खुली। मैं ये बात इसलिए बताना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग से वहम निकल सके कि मैं कहीं भागा। मैं वापस आना चाह करके भी वापस नहीं आ सकता था कि अगर मैं आता, इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर मैं होता, इमिग्रेशन मेरा पासपोर्ट रखा जाता तो तुरंत सामने आ जाता कि मेरे ऊपर यहाँ एफआईआर है और मैं आपके बीच में नहीं आ सकता था। वहीं से पुलिस मुझे अरेस्ट करती और उसके बाद आपका सब कुछ डूब जाता। जो आज कोशिश हो रही ना, सब खत्म हो जाती, सारी कोशिश खत्म हो जाती। एलसी खुली। एलसी खुलने के बाद फिर भी मैं हारा नहीं। मैं चाहता तब बेईमान हो जाता। आप में से जो लोग फालतू फर्जी अफवाहों पे जाते हैं ना, किसी सबूत मांगिए कि राशिद नसीम के पासपोर्ट की एलसी कब खुली थी। जब एलसी खुली थी, यानी लुकआउट जब हुआ था, उस टाइम पर मैं पब्लिक को पैसे दे रहा था। उस टाइम पर मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ था। मेरे अकाउंट से किसी के पीआईपी का, किसी की शादी के लिए, किसी के एडवांस के लिए पैसे जाते थे। किसान को भी पैसे गए उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद अगला एक्शन किस चीज पर हुआ? अगला एक्शन सीधा हुआ मेरे अकाउंट्स के ऊपर। हमारे जितने बैंक अकाउंट थे वो सारे सारे सीज कर दिए गए। मेरे अपने खुद के पर्सनल अकाउंट के अंदर 20 से 25 लाख रुपए थे, जो मेरी अपनी पूंजी थी। मेरे छोटे भाई साहब अकाउंट के अंदर पैसे थे। अगर हमारा ऐसा कोई इरादा होता तो 20 लाख छोड़ो, 2,20,000 भी नहीं होता, 1 रुपए नहीं होता अकाउंट के अंदर। लेकिन एक दिन सुबह जब हम उठते हैं और कंपनी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते शीट आती है कि इनके इनके पैसे जाने जरूरी है। जब पैसा ट्रांसफर करने जाते हैं तो खबर यह लगती है कि साहब अकाउंट आपका ब्लॉक कर दिया गया। बैंक फोन कर पूछा जाता है तो पता चलता है कि पुलिस की तरफ से लेटर आया था कि इस सारे अकाउंट से, जितने अकाउंट है हमारे पैन से जुड़े हुए और हमारी जितनी कंपनी अकाउंट, इससे 1 रुपए बाहर नहीं जा सकता। यानी अगला एक्शन हुआ कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। हमने नहीं फ्रीज किया। इन बातों पर कोई सवाल नहीं उठाता है। क्या सवाल ये नहीं बनता कि एक आदमी जिसके खिलाफ एलसी खोल दी जाए उसे आप भगोड़ा कहते हैं? अगर आज आप बताइए, आज मैं रास्ता देने की बात कर रहा हूं, आप दो में से क्या चीज चाहेंगे? मैं आपको रास्ता दूं या मैं आकर के एयरपोर्ट पर अपने आप को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करूं? आप खुद बताइए कि आपका पैसा किससे मिलेगा? अगर आपका पैसा मेरे सुरक्षित रहने से मिलेगा तो आप मुझे क्या राय देंगे? आप ये चाहते हैं कि मैं आकर के एयरपोर्ट पर मैं कर सकता हूं, सरेंडर एप्लीकेशन की एक चीज होती है, मैं डालकर कोर्ट के सामने आ सकता हूं कि हाँ मैं जवाब देने आ रहा हूं, और आने के बाद एयरपोर्ट पर ही पुलिस मुझे अरेस्ट करके सीधा कोर्ट में पेश करेगी और वहां का मुकदमा लड़ सकता हूं। लेकिन ये जो कोशिश मेरी आज की ना, ये सब खत्म हो जाएंगी। फिर इनमें कुछ नहीं हो पाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अकाउंट फ्रीज हो गए, एलसी हुआ, मैंने आपसे कभी अपनी नहीं शिकायत कही। अकाउंट फ्रीज हो गए, कभी मैंने इसका बहाना नहीं बनाया। अकाउंट फ्रीज होने के बाद मेरे ऑफिस बंद करा दिए गए, कभी भी हमने उसका रोना नहीं रोया। कभी आपने सुना हो कि हमने कहा भाई साहब मेरे ऑफिस बंद हो, कहां से लायबिलिटी उतारूंगा? कभी मैंने इसका रोना नहीं रोया। इसके बाद अगला सिस्टम स्टार्ट किया गया रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन में जिस तरह से मुझे प्लानिंग दी गई, उस प्लानिंग पर काम करने लोग तैयार भी हुए, लोगों ने काम किया भी। ऐसा नहीं है कि रिडेम्पशन में सब कुछ गलत हुआ। लेकिन जब ऐसे लीडरान जिनके चेहरे जब प्याउट बढ़ते थे तब वो सामने साइटों पे होते थे, लेकिन जब प्याउट मिलना बंद हो गया और ये आगे अब लायबिलिटी बन चुकी है,
तो ये सारे लीडर सिरे से गायब हो गए। आज आप पूरा 26 और 4 30 मेरे वो हैं ग्रुप है, इस 30 ग्रुप में कोई भी लीडर, टॉप लीडर वो ज्वाइन नहीं है। सारे लोग मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं जाकर के यूट्यूब से। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ग्रुप पे ज्वाइन हो कि वहां से रिकॉर्डिंग लेकर आगे फॉरवर्ड कर सके। कोई अपना दायित्व, अपना फर्ज नहीं समझता कि यार आशीष सर ये करवा रहे, चलो करा देते हैं। इन्हीं बड़े लीडरों ने, जो छोटे छोटे लीडर जो साइड संभाल लेते, उनको फोन किया कसदन और आदतन। उनकी आदत थी उनको रिस्पेक्ट देने की, उनको इज्जत देने की। अपने सारे काम करवाए उन्होंने, अपने रिश्तेदारों काम करवाए, अपने दोस्तों काम करवाए और खुद को लायबिलिटी फ्री कर लिया। आज कोई भी टॉप क्लास का लीडर अपनी पारिवारिक लायबिलिटी से बिल्कुल मुक्त हो चुका है, रिश्तेदारी लायबिलिटी से बिल्कुल मुक्त हो चुका है, मोहल्ले और सोसाइटी लायबिलिटी से मुक्त हो चुका है। लायबिलिटी में तो उसकी डाउनलाइन, जिसे उसने स्टोरी दी कि कंपनी भाग गई। हमने कभी भी, कोई भी एक बंदा मुझे आकर के सामने कह दे कि कोई भी साइट देने से पहले हमने किसी से यह कहा हो कि आप मुझे इस साइट पर इतना पैसा देंगे, हमेशा हर बार एक ही बात कही है, और जो आज भी कह रहा हूं उन साइटों जहां मेरे पैसे लगे हैं कि मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, मेरी कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो जाए, मेरा कस्टमर खुश हो जाए, मेरा एसोसिएट पैसा कमा ले, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए। आज भी जो मैं काम कर रहा हूं, कोई माइक अलाल जो साइट पर काम कर रहे कहते कि आशीष सर ने किसी से 1 रुपए मांगा है कि पैसा आप मुझे दीजिए, मैं पैसे लगा रहा हूं साइटों के ऊपर। चलिए पहले वहां से फिर इस पे नए पर आता हूं। मैं पुरानी साइटों पर कभी भी मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे यहां से इतना पैसा दीजिए, एक साइड मैंने बात नहीं कही। कहां से मुझे ऑफर नहीं हुआ, अभी मुझे किसी का नाम लेने में कोई एतराज, कोई परहेज नहीं है। राजगीर में हमारी एक साइट थी, राजगीर के साइट पर हमारा तकरीबन 3 करोड़ रुपए गया था। बहुत से लोग गवाह इस बात के हैं, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साहब जरिए पैसा गया था वहां पर। जिस बंदे की साइट थी उसने साइट हमें देने से मना कर दिया था, पैसा हमें वापस कर रहा था। लैंड मैनेजर भी इस बात का गवाह है, बहुत से लीडर इस बात का गवाह है। 3 करोड़ रुपए उसने बोला था कि 50-50 लाख के एवज में 3 करोड़ हम आपको वापस कर देंगे। तब जब कंपनी पर इल्जाम लग चुका, कंपनी भाग गई, हमने मना कर दिया, हमें पैसा नहीं चाहिए। क्यों पैसा नहीं चाहिए? हमें साइट चाहिए, हमें जमीन दे दीजिए। डॉक्टर अमिताभ साहब को भेजा गया मांडवली करने के लिए। डॉक्टर साहब को उस आदमी ने 3 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट बना करके दे दिया कि 3 करोड़ आपसे मिला है, इसके एवज में आपको हम कलकत्ता में 1000 बीघा साइट दे रहे हैं, जिसे आप आगे खरीदिएगा, ये पैसा हम वहां मान लेंगे। डॉक्टर साहब बगैर मेरे परमिशन क्या वो पेपर लेकर चले आए मेरे पास, और मुझसे उन्होंने आकर के उसको पॉजिटिव तरीके से कहा कि सर 1000 बीघा साइट हम वहां पर ले रहे हैं और उस 1000 बीघा साइट पर पूरी लायबिलिटी खत्म कर देंगे। मैंने एक ही सवाल किया, डॉक्टर साहब क्या सारे लोग कलकत्ता जाएंगे साइट लेने, जमीन लेने के लिए? उन्होंने बोला सर मनाया जाएगा, लेकिन वो 3 करोड़ रुपए चाहता मैं ले सकता था, लेकिन उसको भी कंपनी ने, हमने टीम की लायबिलिटी उतारने के लिए डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव के नाम पर जब एग्रीमेंट बन कर आया तो हमने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की, ठीक है आपकी मर्जी, आप जैसे लायबिलिटी खत्म कर लीजिए। दूसरा, अगर बात करूं, इलाहाबाद के अंदर एक साइट है जेडएसवी साइट की कहानी बहुत चर्चित है। आगे की जमीन 5.25 करोड़ रुपए मैंने खरीदी थी। 5.25 करोड़ वाली जमीन को शुरू में जब कंपनी भागी, जब लोगों ने अफवाह दे दिया कंपनी भागी, कंपनी भाग गई, इस जमीन की डील मेरे पास तब से 3 बार आ चुकी और मुझे कहा गया, और मीटिंग मौजूद होंगे ऐसे लोग जो गवाह इस बात के हैं, मुझे कहा गया कि इस साइट का, आगे की जमीन का आप पैसा ले लीजिए और ये जमीन किसी बाहरी को बेच दीजिए। हमने साफ साफ मना किया। जिसने डील मुझे दी थी मैंने उससे यही कहा था 20 करोड़ रुपए का ये माल बनेगा अगर हम यहां पर लायबिलिटी उतारेंगे तो। उस जमीन पे आज भी एक प्लॉट नहीं कटा हुआ है क्योंकि कमाल वाली जमीन है जो विवादित थी। 20 करोड़ रुपए की वैल्यू की जमीन अगर 50% लायबिलिटी उतारेंगे तो 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, 10 करोड़ लायबिलिटी खत्म होगी। बचे 10 करोड़ में हमारे एसोसिएट को तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए पे आउट बढ़ जाएगा, वो भी खुश हो जाएंगे। बचा पैसा साइड पे डालकर 50 बीघा जमीन और मैनेज कर लेंगे। क्या वो 5 करोड़ रुपए जो मुझे मिल रहा था मुझे काटता? भागने वाला आदमी तो कुछ भी नहीं छोड़ता ना। हमने वो पैसा भी नहीं छुआ। आखिरी दम तक अभिषेक ठाकुर जो इस समय लखनऊ जेल के अंदर है, उस बच्चे ने आखिरी दम तक इस साइड पे ताकत लगा दी थी कि सर ये डील फाइनल कर लीजिए और हम इस पैसे कहीं और डाल लेंगे। हमने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर 1 इंच जमीन भी मैंने बेच दी साइंस सिटी किसी और के नाम तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। मैं नहीं बेचूं। क्या मैं नहीं बेच सकता था इस जमीन को? लेकिन वो भी जमीन नहीं बेची मैंने। अगर लोग भगोड़ा कहते मैं अभी उसके सबूत दे रहा हूं आपको। हमारी मांडा में जमीन है तकरीबन 250-300 बीघा जमीन, जिसके लिए मेरे पास 10 लाख रुपए बीघे के दर से 100 बीघे की डील आई थी। और एक बार नहीं, अशोक पटेल इसके गवाह हैं, एक बार नहीं कितनी बार मुझे इस जमीन का सौदा करने के लिए कहा गया
कि पावर प्लांट लेने वाली कंपनियां इस जमीन को खरीदना चाह रही, 10 लाख रुपए बीघे के दर से आपकी जमीन 100 बीघा जमीन लिखवा दीजिए, पैसा जहां कहेंगे वहां पहुंच जाएगा। मैंने मना किया और उन्हीं अशोक पटेल को जमीन दिया कि आप जाके लाइबिलिटी खत्म करिए। ये पैसा आप खुद जोड़िए कि 100 बीघा जमीन 10 लाख रुपए पर बीघा। हमने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि जमीन आपकी थी। सुल्तानपुर की जमीन डील सामने से मेरे पास आई थी। कई चोर उचक्के होंगे इस मीटिंग के अंदर मौजूद और कई कस्टमर मौजूद होंगे जिन्होंने जमीन पे खेला किया है। 1 रुपया वहां से नहीं लिया, नहीं लाइबिलिटी उतारने जमीन देंगे वहां पे। लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए लोग दिया करते थे लाइबिलिटी उतारने के नाम पर। क्यों? क्योंकि साइट पे डेवलपमेंट कराना था, उसमें से भी 15 से 20% पे आउट बढ़ता था। बचे हुए पैसे में 2 काम होना था, डेवलपमेंट करना था और रजिस्ट्री करानी थी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आगे हम लगातार वहां पर प्लान चलाते गए तो जमीन खरीद तभी तो किया ना, जमीन खरीदा तो पैसा आया होगा, वो पैसा डाला गया होगा। अगर साइट पर काम हुआ तो पैसा लगा होगा, तो आपका पैसा कहीं नहीं वहीं पर मौजूद रहा है, वहीं दिया गया लोगों को। आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए आखिरी दम तक मेहनत करी गई। अगर ईमान खराब होता, मैं आपसे सवाल करता हूं, 60,000 करोड़ का आरोप लगता है, छोड़िए 6,000 करोड़ की बात करते हैं, उसे भी छोड़ते 600 करोड़ की बात करते हैं। अगर 600 करोड़ रुपए का भी गबन किया होता मैंने, तो मुझे क्या आवश्यकता थी आकर आपसे बात करने की? 3 साल में आपने हमारा क्या ऐसा कर लिया जो आप कर लेते अगर मैं आपसे बात भी ना करता? जब कोरोना लगा था, लॉकडाउन हुआ था ना, उसी समय आप हमें भुला देते अगर आपसे बात नहीं। हमारे पास 10 तरीके थे कि हम कोर्ट के थ्रू, एनसीएलटी के थ्रू जाकर ये कहते कि भाई ये जमीनें सेटल कर दो, लेकिन हम कंपनी को मरने नहीं देना चाहते थे जिसकी कीमत हमने चुकाई। नहीं तो हिंदुस्तान के कानून में ऐसे बहुत से कानून हैं कि कंपनी अगर लॉस में चली गई तो हम अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करके एनसीएलटी में जाकर के कंपनी को पूरा हवाले कर देते और हमारे पर कोई एक्शन नहीं हो सकता था, जो होता देख लेते। लेकिन आज की मरण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि आपकी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, ये धब्बा यहां सटाना चाहते हैं कि हम भगोड़े, इसलिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को बचा के बैठ भी जाए, दुनिया किसी को किस काम का ऐसा जीवन। पिछला 8-10 साल इतना शानदार जीकर आप लोगों के बीच में आया हूं, जो इज्जत, जो शोहरत, जो मान सम्मान, जो नाम, जो रिस्पेक्ट मिला, जो आस बनी, न जाने कितने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, न जाने कितनी बच्चियों की शादी, न जाने कितनों के इलाज कराए, न जाने कितने घर परिवार खुश थे, वो जिंदगी छोड़ करके गुमनाम जिंदगी कहां जी, क्या फायदे से जिंदगी जीने से? एक बार फिर से खड़ा करूंगा, फिर से बनाऊंगा सारी चीजें, जितनी कानूनी पेचीदगियां सब पार करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा, लौट के आऊंगा जरूर 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 जरूर। ये जिद है मेरी। हम कहीं नहीं गए थे, कहीं नहीं गए हुए हैं। आज आप गिनिए, काउंट करिए खाली आज की जो कोशिश हमारी है, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम बढ़े। अब शाइन की 1 इंच भी जमीन में नहीं बेच रहा हूं, सारी जमीन रजिस्ट्री रुकी हुई है, 1 रुपया शाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और जितनी साइटें आज आ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हर जगह साइटें मैं खरीद करके या मेरे मैनेजमेंट से या हमारे इन्वेस्टमेंट से, हमने अब तक कम से कम, जब से मैंने आप लोग साथ काम शुरू किया, कम से कम 10 करोड़ से ऊपर का फंड कैश में इन्वेस्ट किया है हिंदुस्तान के अंदर, खाली साइट मैनेज करने के लिए, खाली साइटें लाने के लिए, कि साइटें इतनी ला दूंगा। क्योंकि हिंदुस्तान का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और शाइन का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। धीरे धीरे से ही विश्वास बनेगा लोगों को। ये बताइए 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? ये पैसा तो बिल्कुल नया है ना। कहीं भी साइट पर आप जा रहे हैं, कोई आपसे सवाल कर रहा है क्या? कोई आपको पहले से होता था, किसान खड़ा रहता था, नहीं भाई जमीन बिकाऊ नहीं है, हमारा खेत है, कोई कह रहा है क्या आपसे? आप वर्धमान गए, स्प्रिंगडेल गए, वहां जाके लोगों ने तरह तरह का सवाल किया। आप उत्तराखंड गए, आप किसी भी साइट पे जाइए, अगर आपको वहां कोई सवाल आ जाए तो बात करिए। लेकिन उसके बाद भी आज लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लोग सवाल उठाते हैं। मेरा सवाल खुद आप लोगों से है कि अगर मैं 10 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुका हूं साइटों पर, और जो बदस्तूर खर्च करूंगा, लगातार खर्च करूंगा, क्यों? क्योंकि जब तक अब इन सभी एसेट को मैं 200-300 करोड़ का बना ना दूं, तब तक रुकूंगा नहीं। और आपकी लायबिलिटी खत्म करना चुटकी काम हो जाएगा। अगर एक बार मैं खड़ा हो गया, अगर मैं एक बार खड़ा हो गया, तो आपकी लायबिलिटी खत्म होना चुटकी की बात है। अगर मैं आपके बीच में रहा, आपसे बात होती रही, आपसे मिलता रहा, आपका सहयोग मिलता रहा, लड़के काम करते रहे, तो जो अब तक अंधकार था ना, कंपनी भागी, कंपनी भागी, अरे सामने रहूंगा यार, मौका मिलेगा आपसे बात करने के लिए, मिलने भी आऊंगा आप लोगों से, क्यों नहीं लायबिलिटी आपकी दूर होगी। लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, उन चीजों को दिमाग से निकालना पड़ेगा। अब मैं पहले से रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूं कि आप साथ दीजिए, आप मैं काम करने आया हूं, काम करने दीजिए। नहीं करने देंगे तो भी काम करूंगा, क्योंकि पहले शाइन की जमीन थी ना, आप वहां पे रुक सकते थे, चलिए वहां पे आपका पैसा था। अब जितनी जमीनें हैं वो हमारे किए गए इंतजाम से हैं, ये इंतजाम आपके लिए किया जा रहा है।
ये इंतजाम आपकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ये सारा सारा इंतजाम सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो सके और हमारे लड़के जो काम करने लोग वो अपने आप को मजबूत कर सके, ताकि अपना घर भी चला सके और आपकी लायबिलिटी दूर कर सके और कई लोगों की मदद कर सके। तो ये जो चीजें अभी की जा रही हैं, इन चीजों पर आज भी लोग प्रश्न उठाएंगे, सवाल उठाएंगे। आज भी साइट विजिट होती है जगह जगह पर, 50 लोग विजिट करते हैं, 40 पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 10 वही खुलपेचिया बैठे होते हैं। कह रहे देखे कब तक चलता है। ये खुलपेचिया कौन है? जिनकी खुद की लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, अपने रिश्तेदार लायबिलिटी खत्म कर चुके हैं और अपनी साइटें शुरू कर चुके हैं, अपना धंधा शुरू कर चुके हैं। किसी दूसरी कंपनी में जाकर कहीं क्रिप्टो कर रहे हैं, तो कोई कहीं जाकर के रियल एस्टेट कर रहा है, कोई कहीं जाके इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। यही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, यही लोग कस्टमर को भड़का रहे हैं। साइट विजिट दिखाते हैं, कस्टमर एक बार पूछता है भाई क्या करना है, हाँ साइट तो देख लिया, लेकिन अब तुम्हें जो सही लगे करो भाई, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों साहब? पेआउट मिलेगा तो जिम्मेदारी लेंगे, तब तो आप जंगल को भी आप महल बता देंगे। और जब पेआउट नहीं मिलेगा, सौदेबाजी नहीं होगी, लूटमार नहीं होगी, तो अच्छी चीज के ऊपर सवाल उठा देंगे। तो मैं अपने कस्टमर से आज यही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए 2-3 बार कोशिश मैंने करी, मैं ये नहीं कहता मैं फेल हुआ हूं, मेरी कोशिश शायद उसका डायरेक्शन गलत था। हजारों रजिस्ट्रियां कराई गई हैं, हम लोगों ने कोर्ट के अंदर खुद 3000 से ऊपर रजिस्ट्रियां सबमिट करी हैं। 3000 रजिस्ट्री सबमिट करने का मतलब होता है कि 3000 लोगों की लायबिलिटी हमने खत्म करी है, और तकरीबन 2.5 से 3000 रजिस्ट्रियां ऐसी जो फेक हैं, जिसे हमने कोर्ट में सबमिट नहीं किया, जिसकी लायबिलिटी अभी हमें नहीं मिली है, जिसके ऊपर फ्रॉड किया गया है, वो सारी रजिस्ट्रियां भी हमने सबमिट नहीं करी हैं। यानी अगर ओवरऑल मिला लिया जाए तो 5 से 6000 के आसपास रजिस्ट्रियों का डाटा आज हमारे पास में है कि हम लायबिलिटी दूर कर रहे थे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कोई आदमी भगौड़ा होता है, किसी की नीयत खराब होती है, कोई भाग जाता है, तो 5000 गुणते अगर 5 लाख का भी एक प्लॉट होता है तो जोड़ के बताइए कितना पैसा होता है। ये हमने इतने की लायबिलिटी खत्म करने का प्रयास किया। एक भगौड़ा, एक बेईमान आदमी, एक भागी हुई कंपनी क्या ये कोशिश करती है? इतना करने के बाद भी लोगों का भरोसा अगर आज कंपनी पर नहीं बन पाया, तो उसके पीछे रीजन यही था कि मैं सामने आकर के बात नहीं करता। इससे पहले जब मैं मीटिंग करता था तो मेरा फोकस सिर्फ एफआईआर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे ये कह रखा था, सर आप एफआईआर वालों के एफआईआर सेटल कराइए, उनसे बात करिए, आपसे बगैर बात के एफआईआर नहीं खत्म होगी और हम यहाँ पर लायबिलिटी खत्म करते जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हम इधर एफआईआर वालों से बात कर रहे होंगे, उधर नई एफआईआर लोग खड़ी कर रहे होंगे। आज न जाने ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिनकी लायबिलिटी उतारने के लिए रजिस्ट्री करा दी गई, लेकिन उनको पोजीशन नहीं दिया गया। न जाने कितने ऐसे इतने कस्टमर हैं कि जिनसे पैसा ले लिया गया, लेकिन उनकी रजिस्ट्री तक नहीं कराई गई। मेल, मेरे पास मेल आईडी थी, मेल आ रही है जिसमें लोग बता रहे हैं कि किसी से 25,000, किसी से 50,000 मैसेज पे लोग डालते रहते हैं कि उनके साथ कहां छल किया गया। ये सारी चीजें की गई कंपनी के नाम पर। लेकिन मेरे भाई सभी से कहना चाहूंगा, इसमें हमारा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इतने खराब दिन राशिद नसीम के नहीं आ गए हैं कि 10, 20, 25, 50, 40 हजार रुपए के लिए हम अपने लोगों से कहेंगे जाओ हमारे लिए बेईमानी करो। और वो लोग इतने बड़े बेईमान नहीं या ईमानदार नहीं हो गए, भक्त नहीं हो गए हैं कि मैदान में खड़े होकर के मेरे नाम पर पैसा लेके सीएमडी साहब को दुबई पैसा भेजना है। नहीं, कोई नहीं करने वाला है ये काम। झूठ बोलते हैं वो लोग, जिन्हें पैसा आपका खाना है ना, वो ये कहते हैं कि हमने पैसा भेज दे दुबई। उस भेजे पैसे प्रूफ तो दें कि भाई पैसा कैसे दिया आपने। कबूतर के हाथ भेजा, किसी चील के हाथ भेजा, हंस के हाथ भेजा, कैसे भेजा आपने पैसा? मतलब हमारे इतने खराब दिन हो गए कि 10, 20, 25, 50,000 रुपए इकट्ठा करा के मैं अपने पास मंगवाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा, ना तो पहले चाहिए था ना आज चाहिए। आज की तारीख में शाइन परिवार के एसोसिएट और कस्टमर दोनों के लिए मेरा एक संदेश है। देखिए, मैं जितनी साइटें अब लेकर के आ रहा हूं, उन साइटों पर मैं अपना निवेश खुद करके आ रहा हूं। हमारे लोगों के निवेश हैं, वो निवेश जिसे हम चाहते आपको बताते भी नहीं और चुपचाप बगैर किसी को बताए हम ये साइटें फ्रेश तरीके से बेच सकते थे। मुझे क्या जरूरत थी मिर्जापुर में जाकर साइट लाने की? क्या दिल्ली छोटा पड़ गया था? मुझे क्या जरूरत थी बक्सर पैसा इन्वेस्ट करने की? मुझे क्या जरूरत थी रांची में आने की? मुझे क्या जरूरत थी सासाराम जाने की? क्या अपने इन सारे पैसों को इकट्ठा करके मैं दिल्ली एनसीआर में जेवर एयरपोर्ट पे खर्च करता तो क्या मुझे कम पैसे वहां से आते? क्या वो माल नहीं बिकता है? आज न जाने कितने बिल्डर ऐसे हैं जो डबल पे माल दे रहे हैं, यानी आप उनको आधा पैसा दीजिए, इतना फंसे हुए हैं कि डबल माल लिख देते हैं। मैं चाहता तो यही सारे काम दिल्ली टीम करता। मुझे क्या जरूरत थी?
चंदौली, मिर्जापुर की गलियों चक्कर काटने, मुझे बताइए क्या जरूरत थी मुझे? आज साइट विजिट कराने के लिए भी अपना पैसा हम देते हैं कि साइट विजिट करिए, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाय नाश्ता पानी हर एक चीज कस्टमर को हम अपने पास से अरेंज कराते हैं कि कस्टमर का 1 रुपया नहीं खर्च होना चाहिए, हर एक सुविधा हम देते हैं। किस लिए? मुझे एक बात बताइए, क्या आवश्यकता है कि मैं पटना की गलियों में, बक्सर की गलियों में, सासाराम की गलियों में, चंदौली की गलियों में अपना सर मारता फिरूं? क्या आवश्यकता है कि मैं आकर के आपके सामने इस तरह से? क्या आवश्यकता है मुझे बताइए? क्या वही जमीन जहां पर आप 50-50 रिडेम्पशन कर रहे हैं, अगर वही जमीन को मैं किसी को फंडिंग दे करके रियल एस्टेट का पूरा प्रोजेक्ट बना के लॉन्च करवा दूं और बगैर अपना नाम लाए हुए बिकाऊं, क्या नहीं बिक सकती? क्या भारत देश में मार्केटिंग इतनी खराब हो गई है? क्या लोग नहीं बेच सकते हैं? लेकिन अपने पैसों को ये 10, 20, 50 जगह कहां पे जो मैंने खर्च किए, आज मुझे लिखना पड़ा कि इस बीच मेरे पैसे इन्वेस्ट कहां हुए। एनसीआर में तकरीबन 3 जगहों पर, उत्तराखंड में तकरीबन 2 जगहों पर, उत्तर प्रदेश में आज कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, चंदौली है, मिर्जापुर है, गोरखपुर है, ये सारी जगहों पर, मथुरा है, आगरा है, इन जगहों पे कंपनी के पैसे या तो इन्वेस्ट हो चुके हैं, इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। मुझे क्या जरूरत इतनी जो पैसा? क्योंकि यहाँ पर शाइन की लाइबिलिटीज है, यहाँ शाइन के लोग हैं। राजस्थान ले लीजिए आप, रांची है, पटना है, जयपुर है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, क्या आवश्यकता है मुझे इन सब जगहों पैसा इन्वेस्ट करने की? अगर 1 करोड़ रुपए की मैं बात कर लूं, 50 लाख की भी बात कर लूं कि वहां पे अगर मेरा बजट होगा, तो आप खुद देख सकते हैं 10 से 15 करोड़ रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक ही जगह इन्वेस्ट करके, एक ही जगह 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 20 से 30 करोड़ का माल दिल्ली एनसीआर में आराम से मिल जाता है। आजकल बिल्डर फंसा हुआ है, उसकी मैं हेल्प कर दूं तो इतना माल अपने आप आराम से लिख देता अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आज ये ना करके अगर आपके बीच में आपके लिए साइट ला रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि मेरी नीयत खराब है? आप क्या लगता है कि मैं भागने के लिए आया हूं? आपको क्या लगता है कि मैं आपको लूटने के लिए आया हूं? नहीं साहब, आपको यह तय करना है, डिसाइड करना है आपके सपोर्ट से कि मैं अपना पैसा आपके साथ इन्वेस्ट करूं। ये पिछले साल में बोला करता था, याद कीजिए पिछले साल जब मैं साइटों पे काम करता था, पैराडाइज गार्डन हो, शाइन वैली हो, वैदिक विहार हो, कानपुर हो, पोलिस्टार 1, पोलिस्टार 2, हर जगह पर मैं बोलता था कि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, 10-20 करोड़ का मेरा बजट है, मैं पैसे लगाकर साइट को डेवलप करके चमका दूंगा ताकि इसकी कीमतें बढ़ जाएं और लोगों का विश्वास बढ़े। ये वही पैसा जो मैं बार बार कहता था कि ये पैसा मैं कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। जब मुझे सपोर्ट नहीं मिला, लोग बेईमानी करने लगे, लोग पैसा खाने लगे, तब मैंने शाइन की जमीन पैसा इन्वेस्ट करना बंद करके यही पैसा मैंने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करवाया। 10 करोड़ से ऊपर का फंड हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करवाया मैंने, दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा में, आपके उत्तराखंड में। और आज एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप सहयोग देंगे आपकी लायबिलिटी उतरेगी, आप सहयोग नहीं देंगे, अधिक से अधिक क्या होगा मेरा? शाइन की लायबिलिटी नहीं उतरेगी, लेकिन फ्रेश माल कोई बेच लेगा, क्योंकि ये जमीन शाइन के नाम पे नहीं है, क्योंकि इस जमीन पे कोई लायबिलिटी नहीं है। इस जमीन पर लायबिलिटी फ्री रखा मैंने। अगर आज मैं बात करूं कि रांची की बात कर लूं, पटना की बात कर लूं, मैं उत्तराखंड की बात कर लूं, मैं सासाराम की बात कर लूं, मिर्जापुर की बात कर लूं, चंदौली की बात कर लूं, अगर आप नहीं जाते हैं लेने के लिए, लायबिलिटी उतारने के लिए, मान लेता हूं आपकी बात को, तो मेरा क्या नुकसान है? मेरा क्या बिगड़ेगा? क्या आप ही भरोसे जमीन मेरी बिकेगी? कोई बंदा इसको फ्रेश बेच देगा। आप 50% आप पेमेंट दे रहे हैं, 50% लायबिलिटी दे रहे हैं, मैं इसी जमीन को पूरी पेमेंट पर कुछ बढ़िया कमीशन डालकर, कुछ बढ़िया रिवॉर्ड डाल के बेच सकता हूं। मेरा कोई नुकसान है अगर आज की तारीख में आप रिडेम्पशन नहीं जाते हैं? तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। क्यों? अगर आप लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया और मैं धीरे धीरे अपनी टीम साथ खड़ा होने लग गया, तो हर तरह की मैं बात करूंगा, पैसे की अदायगी की मैं बात करूंगा, बगैर शाइन सिटी का पैसा इस्तेमाल किए। शाइन सिटी की जमीनें जब फ्री होंगी कोर्ट से तो अपने आप में बोनस होंगी, लेकिन बगैर शाइन सिटी की 1 इंच जमीन इस्तेमाल किए हुए मैं आपकी पूरी लायबिलिटी भी उतार सकता हूं, कैश रिफंडिंग भी कर सकता हूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन ला सकता हूं लायबिलिटी खत्म करने के लिए। जब हम और आप बात करेंगे तो काम का रास्ता निकलेगा। हो सकता है कि आप पास पैसे ना हो, तो मैं आपसे प्रेशर थोड़ी कर रहा हूं कि नहीं आप लोगे प्लॉट तभी लायबिलिटी उतरेगी। मैं खुद आपके साथ खड़ा रहूंगा कि ठीक कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन काम कर लेते हैं, हम ऐसे प्लान लेकर के आ रहे, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपसे आपकी लायबिलिटी लेकर के माल बेच करके आपको पैसा दे देगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम सब आपस में काम साथ में कर रहे हैं। अब आप हम पे आरोप लगाते रहे कि भाग गई कंपनी, भगोड़ा है, पैसा लेकर भाग गए, पैसा खा के भाग गए, तो कहां से किसी की हिम्मत पड़ेगी मेरे भाई? मैं तो बहुत जिगर वाला आदमी हूं, कितने के बाद आपसे बात कर रहा हूं। बड़ा सा बड़ा आदमी हो, छोटा छोटा आदमी हो, कोई सामने नहीं आता बात करने के लिए।
और बहुत जिद्दी आदमी हूं जो ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इस इतिहास को मैं बदल दूं कि कंपनी भाग गई। ये कहना शुरू कर दे लोग कि शाइन सिटी लौट करके आ रही, राशिद जी लौट करके आ रहे हैं। और जिस दिन ये हो गया और न्यायालय में साबित हो गया ये कि नहीं कंपनी बेईमान नहीं है, तो मेरी जमीनें, मेरी व्यवस्थाएं, मेरा इन्वेस्टमेंट, शाइन सिटी की जमीनें, शाइन सिटी के इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा समूह बन जाएगा कि भारत देश का इकलौता केंद्र होगा जिस पर विश्वास के नाम पर कोई आंख बंद कर विश्वास कर ले। हमारी नीयत नहीं खराब है, बस हम काम वो कर रहे हैं जो आज तक हुआ नहीं दुनिया में साला। और जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं किया होता उसे बिलीव ही नहीं करता है। अभी आज हम ये कहते कि नहीं साहब कंपनी भाग गई है, आपकी लायबिलिटी नहीं उतरेगी, कोई हमें गाली नहीं देगा। 10 महीने तक किसी भी व्यक्ति ने मुझे गाली नहीं दी। 10 महीने तक किसी सोशल मीडिया के वॉल पे मैं नहीं था। 10 महीने तक किसी ने भी धरना प्रदर्शन PIL पे जोर नहीं दिया था। जैसे मैं आया हूं 1 अगस्त को सबकी दुकानें खुल गई। जैसे नवरात्र का सीजन आता है तो सारे लोग पहुंच करके माता के 9 मंदिर जो है ना, 9 धाम पर दुकान लगा लेते हैं अपनी। कोई फूल बेचने लगता है, कोई मिठाई बेचने लग जाता है, कोई प्रसाद बेचने लग जाता है, कोई चुनरी बेचने लग जाता है। वैसे ही जैसे ही शाइन सिटी काम करने के लिए आती है तो सारे के सारे अपनी अपनी नौटंकी लेकर पहुंच जाते हैं अपनी बेचने के लिए। PIL खरीद लो, FIR खरीद लो, धरना प्रदर्शन खरीद लो, जो मतलब। और बेचारे इससे परेशान कौन होता है? कस्टमर। आपने भरोसा किस पे किया था? आपके पास पहला व्यक्ति कौन था भरोसे के लिए? यह शख्स था, राशिद नसीम था। मेरी आवाज पर, मेरी बात पर, मेरे चेहरे पर, मेरे काम पर, मेरे एफर्ट्स पर आपने इन्वेस्ट किया था। मेरी मीटिंग्स आप देखा करते थे। एक व्यक्ति मेरे 7-8 साल के कैरियर में एक व्यक्ति लाके मेरे सामने खड़ा कर देना जो ये कहेगा कि हक और जायज बात लेकर गए राशिद जी के सामने, उन्होंने इनकार कर दिया। एक व्यक्ति खड़ा कर दिया मेरे सामने, क्योंकि मैंने काम नहीं किया था, मैंने पूजा करी थी इस काम की। मैंने कंपनी नहीं बनाई थी, मैंने परिवार बनाया था। मैंने एसोसिएट नहीं बनाए थे, मैंने इनको अपना बच्चा कहा था। और आज भी हर उस बच्चे से जो काम करता है उससे एक ही निवेदन होता है, बेटा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया मुझे कमा के मत देना। आज भी मेरी मीटिंग हुई कुछ लोगों से, मैंने उसे यही बोला कि आप लोग खड़े हो जाओगे ना, आप जैसे 100 लोग मैं खड़ा कर दूंगा, सिर्फ 1-1 लाख रुपए मुझे खाली महीने की रॉयल्टी देना, 1 करोड़ रुपए मेरा हो जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पहले तुम लोग खड़ा करो, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। शाइन सिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाए, कस्टमर खुश हो जाए, एसोसिएट अपना काम पे खड़ा हो जाए, बस। इससे ज्यादा मेरा कोई और मांग नहीं है और कोई तमन्ना नहीं है। यहां लोग छोटी मोटी जमीन लेकर के मालिक बनकर के घमंड में आ गए हैं। लोगों सीधी बात करना बंद कर दिए, कंपनी भाग्य बताना शुरू कर दिए। हम यार करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि यार प्लीज लोगों की लायबिलिटी खत्म कर दो। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो 5-10 करोड़ रुपए भी खर्चा हुआ है, ये पैसा कहीं और भी तो निवेश हो सकता था ना, किसी और शहर में, किसी और कंट्री में, कहीं और भी निवेश हो सकता था। आपके पास आपके नाम पर पैसा इन्वेस्ट करके लगातार 18 घंटे, गिन के 18 घंटे से कम मैं काम नहीं करता हूं, 18 घंटे ग्रुप पर, मेल पर, व्हाट्सएप पर एक्टिव रह करके एक एक इंफॉर्मेशन लेना, पहुंचाना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। कोई एक व्यक्ति ढूंढ के लाना पूरे भारतवर्ष में ऐसी इसी इंडस्ट्री से जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हों, 300-350 FIR, लोग अफवाह उड़ाते 5000 FIR हैं, इतनी FIR हुई हो, कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, 99% लोग अरेस्ट होकर के बाहर निकल चुके हैं, कुछ लोग अंदर रह रहे हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। उसके बाद भी इतना पॉजिटिव रह करके बात करके अपना पैसा निवेश कर रहा है। यार आपको तो अपना पैसा लेना, क्या आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं? अगर मैं आपकी तरह से हो जाऊं कि विश्वास छोड़ दूं आपके ऊपर, तो आपका क्या होगा? एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हैं, जिसके पीठ में इतने खंजर भोंके गए हैं, जिसके साथ इतनी बेईमानियां की गई हैं, उसके बाद भी आज की तारीख में हर दिन हिंदुस्तान के अंदर 5 से 10 लाख रुपए खर्च होता है हमारा। किस बात पर? साइट विजिट है, साइट डेवलपमेंट है, नई साइट पे पैसे डालने, जो भी चीजें हैं। आज भी महीने का 1 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड खाली फालतू का मिसलेनियस आप तक पहुंचने के लिए, आपका काम करने के लिए खर्च होता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। किस लिए? आप बताइए। अगर बेईमान हूं तो बंद करता हूं सारी कोशिश, पागल हूं, हाँ सच में इसे पागलपन ही कहा जाएगा,
कि मेरा मकसद ये है कि जिस परिवार को इन हाथों ने बनाया था यार, लीडरों ने बनाया होता ना तकलीफ ना होती, और लीडरों को आज इसलिए तकलीफ नहीं, उन्होंने नहीं बनाया है। राशिद नसीम की मीटिंग होती थी, वहां मजमा आता था, लोग पॉजिटिव होते थे, रिजल्ट लीडर रिजल्ट आते थे। इन हाथों से बनाया है। जब कभी कोई मीटिंग सेमिनार होती थी, टिकट से लेकर बैठने का अरेंजमेंट तक, खाने पीने के इंतजाम तक, एक एक चीज जाकर के मैं चेक करता था। खाने में क्या बन रहा है, लोग खाना कहां खाएंगे, कितने लोगों का इंतजाम हो रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट कितना है, हर एक चीज आपके दिमाग में अगर आपको याद हो, कैसे वो व्यक्ति अपने आप को बाहर निकाल ले जाएगा यार। किसी शहर में प्रोग्राम होता था, वहां पर 300-300 400-400 रूम बुक होते थे अलग अलग होटलों में, जाकर एक एक रूम चेक करता था, एक आदमी से मिलता था कि आप ठीक हो ना, सब ठीक से रहने लगे ना। अगर किसी को सुन लेता था कि सफर में अभी, रास्ते में सफर में अभी रात को 2 बजा हो 3 बजा हो, जब तक पहुंच ना जाता तो उसको फोन करता रहता था कि पहुंच गया कि नहीं बेटा। और आज भी आदत है मेरी। परिवार बनाया था यार, बिलीव करो, परिवार बनाया था, उसे ही बचा रहा हूं, उसे ही बचा रहा हूं आज की तारीख में। पागलपन की हद तक किसी शहर में कोई कहता सर यहाँ पे मेरी इतनी लाइबिलिटी है, हम लाइबिलिटी खत्म कर लेंगे। खाली एक सवाल करता हूं, बेटा कितना % तुम खत्म करोगे? 10%, 15%? अगर 100 प्लॉट लाएंगे तो तुम्हारा 10 हो जाएगा ना? हाँ, 10 मेरा खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति के 10 लाइबिलिटी खत्म करने के लिए मैं 100 प्लॉट लेकर के आता हूं। एक व्यक्ति अगर सामने से कहता है कि सर मेरे 10 लोग लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, साइट यहां पर आ जाएगी, ठीक है डील फाइनल करो, पैसे डाल देता हूं। इतनी बात करने पीछे रीजन ये है कि अब तक 3 सालों तक जैसे मैं सही ट्रैक पे नहीं था, चाहे कोर्ट की कार्रवाई हो, वहां पे भी खूब हमारे को बेवकूफ बनाया गया, चाहे पब्लिक से संवाद हो, चाहे एसोसिएट से मीटिंग हो, खूब बेवकूफ बनाया गया। आज हम और आप, ये दो के दोनों अगर आपस में कुछ भी अगर मुझसे ही डिलीवर हो रहा है, हम और आप आपस से बात कर रहे हैं, तो यार यकीन जानिए काम होके रहेगा। आपको एक बहुत बड़ा फर्क बताता हूं। पहले जब लाइबिलिटी उतारने का अभियान चलता था, तो जितने साइट मैनेज करने वाले लोग हुआ करते थे ना, वो मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग के बाद जब कॉल आती थी तो कस्टमर को, एसोसिएट को देते थे कि भाई आकर करा लो, नहीं तो प्लॉट खत्म हो जाएगा, बस 4 प्लॉट बचा हुआ है। बड़ा फॉलोअप जाता था, रजिस्ट्री करा, क्योंकि पैसा उनके पास रहता था। आज कोई एक शख्स बता दे, कोई एक शख्स बता दे कि किसी के ऊपर लाइबिलिटी खत्म करने के लिए प्लॉट बेचने कोई प्रेशर बता दे, कोई मुझे कोई एक शख्स बता दे उसके पास मेरा ये फोन जाता कितना बिजनेस हो रहा है, कोई बता दे मुझे। हाँ, जब कोई मुझसे कहता है कि मेरी 5, 10, 15, 20 लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो इस बात के लिए कि 20 लाइबिलिटी खत्म होगी, 20 रजिस्ट्री होगी, एक आध बार भले पूछ लिया गया हो कि कितनी लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, लेकिन कभी सेल का प्रेशर नहीं दिया मैं। कोई एक शख्स बता दे कि उसे सेल का प्रेशर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं इस परिवार को बना रहा हूं, मैं साइटें खरीद रहा हूं, मैं साइटों में पैसे डाल रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, नए सिरे साइटें खरीद रहा हूं। और एक बात और बताते चले आप लोगों को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये रहा है कि पास होने का परसेंटेज कितना होता है जब बंदा पास होता है, कि किसी चीज में कामयाबी का परसेंटेज कितना होना चाहिए उस काम करने के लिए। तो उनका कोट है कि अगर 0.0003% भी अगर पॉसिबिलिटी है पास होने की, मतलब 0.003% भी अगर पॉसिबिलिटी है कि ना के बराबर पॉसिबिलिटी अगर किसी काम की होने की, तो काम कर डाले, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है ना। अगर आज मैं कोशिश करता हूं, आप कोशिश करते हैं, दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, मैं आपका साथ देता हूं, आप मेरे साथ देते हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे साथ देते हैं, तो दो में से एक ही चीज होगी, या तो लायबिलिटी उतरेगी या लायबिलिटी नहीं उतरेगी, दो में से एक चीज होगी। लेकिन अगर हम साथ नहीं देते तो एक चीज गारंटेड होगी, लायबिलिटी नहीं उतरेगी। अगर हम मिलकर साथ देते एक दूसरे का, तो दो में से एक की संभावना है, या तो लायबिलिटी उतर जाएगी या तो लायबिलिटी नहीं उतरेगी। लेकिन अगर साथ नहीं देते हैं तो एक चीज की गारंटी है कि लायबिलिटी उतरेगी ही नहीं। तय आपको करना है कि आपको साथ देना है, विश्वास करना है। बहुत से लोग साथ दे रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस मीटिंग में मेरा मकसद सिर्फ यही होता है, अब होना शुरू हो रहा है, कि आप लोगों तक रियल बात जाए। मैं कहीं नहीं भागा हूं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। मेरे आने का रास्ता बंद किया गया। जब एफआईआर बढ़ गई तो पुलिस ने एलसी खोला। आप मुझे खुद बताइए, अगर आपका भाई, आपका बेटा या आप खुद होते, उसे क्या राय देते आप? और अभी आप मुझे क्या राय देंगे? ये राय देंगे कि मैं चलूं फालतू की दिलेरी दिखाने के लिए आऊं
और एयरपोर्ट पर ही मुझे गिरफ्तार करके ला करके जेल में डाल दिया जाए और जितना झूठ है उसे लोग सच बना दें। बदले में आपको क्या मिलेगा? अगर एफआईआर कराने से, गिरफ्तारी होने से लायबिलिटी उतरती तो 99% लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो 99% लायबिलिटी उतर जानी चाहिए आपकी। जितने लोग बाहर निकलते जाएंगे बेल पे ना, जरा एक बार जाकर उनसे लायबिलिटी की बात करिए, देखिएगा क्या जवाब देते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आपकी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आपकी। केवल एक आदमी आपकी जिम्मेदारी ले सकता है, राशिद नसीम, वो सामने से ले रहा है जिम्मेदारी। अब अगर मेरी एलसी खोल दी गई और मैं आ नहीं सकता तो क्या मैं भगोड़ा हूं? और आप खुद इस सवाल का जवाब अपने आप में दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने रोना नहीं रोया आपके सामने, मैंने सफाई नहीं दी आपके सामने कि नहीं जी नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये मैं इसलिए नहीं आ सकता हूं, मेरी एलसी खोल दी गई है। आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हद हो गई। लेकिन उस बीच मैंने प्रयास किया। कुछ अफवाहें हैं, वो भी बताता चलूं, अखबार में पढ़ा होगा आपने। लोगों ने यह बताया है कि लंदन में मेरा जो है मेहुल चोकसी के साथ में पार्टनरशिप चल रही है। बाप रे, मुझे खुद नहीं पता। अखबार पढ़कर मैं और मेरे जानने लोग बड़े हो गए कि भाई साहब ये तुम कब कर लिए। लंदन में मेरा ऑफिस है, ये बताया गया, और जिस बिल्डिंग में ऑफिस है उसे खरीद भी लिया मैंने। गया बताया किसने? भारतवर्ष के नामी गिरामी मानी न्यूज़पेपर ने। और कहा किसने? उस बेवकूफ व्यक्ति ने जिसने आज तक फिर अफवाह उड़ाई है। आपको बताऊं, आज तक मैं लंदन गया ही नहीं। उस सच्चाई पे कोई गया ही नहीं कि भाई ये पासपोर्ट नंबर है, जरा निकालो इमिग्रेशन से कि लंदन कितनी बार जा चुका है। आज तक मैं लंदन गया ही नहीं। मैं ये बात इसलिए आपकी इसलिए कह रहा हूं कि सोचो ये सब अफवाहें क्यों उड़ाई जाती हैं। यह अफवाह किस लिए उड़ाई? कहां मेहुल चौकसी? यार कहां मैं? मेहुल चौकसी का एक स्टेटमेंट था, मैं आपको रिपीट करता हूं मीडिया के लिए। जब स्टार्ट हुआ इन लोगों का और खबरें आने लगी तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ऊपर बैंक का लोन था, बैंक का क्लेम था, मैं बिजनेस करता, मैं सब वापस कर देता, लेकिन मुझे इतना बदनाम कर दिया गया कि काम नहीं करने दिया, मैं किसी को नहीं देने वाला हूं। ये उसका स्टेटमेंट था, अगर निकाल के देखें बहुत पुराना। और मैं यहां जान दे रहा हूं आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए। हो मेरे साथ लेकिन मेरे स्टेटमेंट तक उसके जैसे नहीं हुए, पार्टनरशिप कैसे उस गधे के साथ हो जाएगी मेरी? आप निकाल के रिकॉर्ड देखेंगे पुराना, जब शुरुआती दौर में इन लोग स्कैम खुला था तो मेहुल चौकसी का ये पेपर में, अखबार में इंटरव्यू छपा था कि मैं सब कर लेता, लेकिन इस तरह की एफआईआर, इस तरह के अफवाहों से मेरा बिजनेस खराब हुआ, इसलिए मैं कुछ नहीं देने वाला, किसी जो करना हो कर लो। वो जाके बैठ गया वो। और मैं 3 सालों से उससे बड़ी चीजें झेल रहा हूं और फिर भी कोशिश पार्टनर बना दी। मुझे एक बात बता, ऐसा कभी नहीं आ सकता है, नहीं मेरा अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट तो उसको पकड़ेंगे। क्या उन लोगों ने खबर, ये गलत खबर छापी? आज वीडियो वायरल किया जाता है 2 साल 3 साल पहले कि धरना प्रदर्शन दिया गया कोई नेतागिरी करने के लिए। क्या आप धरना प्रदर्शन के खिलाफ करेंगे जो आपका पैसा मिलने से रोक रहे हैं? 2-3 पॉइंट से ध्यान रखे रहिएगा। मेरा किसी भी मेहुल चौकसी से कोई संबंध नहीं है, दूर दराज का भी नहीं है, कहीं दूर दूर का नहीं है। मैं कभी लंदन गया ही नहीं हूं। लंदन की मेरी फ्लाइट थी 2019 में, लेकिन उस दिन एक ऐसी मिसहैपनिंग हो गई थी कि जिसकी वजह से मैं जा ही नहीं पाया, मुझे अपना टिकट कैंसिल कराना पड़ गया। ये 2019 की बात है। उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद मैं गया नहीं लंदन कभी, कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। मेरा कोई व्यापार, कोई व्यवसाय मेरा लंदन में नहीं है। एक दूसरा क्या कि ड्यूल पासपोर्ट है मेरे पास। आपकी जानकारी के लिए मैं सीआरएस को, जो हमारे एसोसिएशन, उनको बता रहा हूं, आपकी जानकारी में बता दूं कि आप अगर अपने देश में हैं, अपनी कंट्री में हैं, तो हर एक, जैसे पासपोर्ट होता है, राशन कार्ड होता है, आधार होता है, पैन नंबर होता है, तो उसका एक यूनिक नंबर अलॉट होता है जिसमें स्टार्ट में ABCD अल्फाबेट होता है। इस अल्फाबेट से आपका बनेगा वो। तो जब आप इनसाइड कंट्री अपना पासपोर्ट बनाते हैं तो सेम पासपोर्ट नंबर आपका रिपीट करता है। अगर आप आउट चले गए, पासपोर्ट खो गया, खराब हो, कोई चीज गई, तो पासपोर्ट इश्यू करा, पासपोर्ट इशू बदल जाती है।
कभी पासपोर्ट चेक हो तो ये रहे कि ये पास नहीं बल्कि कहीं और हुआ है। अब वो मेरा पास था, उस में क्यों मैं था, मैं हर साल सऊदी अरब जाता, हर महीने जाता सऊदी अरब जाता था, तो मेरे पासपोर्ट की स्कैनिंग में डिटेल नहीं आ पाती थी। तो मुझे राय ये दिया गया कि इस पासपोर्ट को चेंज करा लो। मैंने अपने पासपोर्ट को सिर्फ रिप्लेस कराया, यानी सेम पासपोर्ट सेम डिटेल, एम्बेसी से दूसरा पासपोर्ट निकलवाया। एक जो उसका स्टार्ट आर से है और दूसरा जो पासपोर्ट हमारा जो है यहां से दुबई एम्बेसी से मिला है, उसका है दो। दूसरे पासपोर्ट नेपाल भाग गया। अखबारों में आया कि एजेंसियां शिकंजा कस रही थी और नेपाल से छूटते ही वो नेपाल से दुबई भाग गया। अब आपको ये बता दूं कि जब मैं नेपाल में था तो होम मिनिस्ट्री से, पीएमओ से और हमारे इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, विदेश मंत्रालय से मेल आए थे नेपाल एम्बेसी में हम लोगों के बारे में जानने के लिए कि आपने इन लोग गिरफ्तार क्यों किया है। अब एक आदमी जो गिरफ्तार हुआ है उस पर एजेंसी शिकंजा भी कस रही है और देश की ये मिनिस्ट्रीज फॉलोअप ले रही हैं कि हमारे 20 भारतीयों को जिनका ये नाम है, ये पासपोर्ट नंबर, आपने इनको क्यों रोक रखा है। इस हद तक अफवाह उड़ाने का फायदा और इसका वो नतीजा आप खुद देख लीजिए। अफवाह क्यों उड़ाई गई? क्योंकि अंदर एक बड़ी प्यारी साइट तैयार की गई थी और सब कुछ रेडी हो चुका था, एडवांस पेमेंट की चेक तक जा चुकी थी, साइट पर काम शुरू हो चुका था। अगले दिन था और मैं ग्रुप के ऊपर ललकार के कह रहा था कि इलाहाबाद लाइबिलिटी खत्म करने वाला, यानी इलाहाबाद लाइबिलिटी फ्री हो जाता, प्रयागराज सॉरी लाइबिलिटी फ्री हो जाता पूरी तरीके से। साइट बड़ी प्यारी थी और बहुत अच्छे प्लान में आ रही थी, सबको पसंद थी साइट। लेकिन कोर्ट के अंदर अफवाहें उड़ाई गई जिसे कोर्ट ने सबमिट नहीं की, कोर्ट ने अपने ऑर्डर नहीं दिया। उस अफवाह को बाहर कुछ लोगों, ताकि इलाहाबाद में साइट ना आने पाए। इसका फायदा किसे हुआ? उन्हें हुआ जो चोरी करके बैठे हुए हैं और जो अपनी साइटें चला रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इलाहाबाद शहर के अंदर आकर साइट स्टार्ट कर देता तो उनकी साइटों पर रिफंडिंग लग जाती, और यही होता है, यही होगा आगे भी। उस दिन अखबार की खबर रियलिटी बेस नहीं थी, उस दिन अखबार की खबर खरीदी गई थी। यह खबर खरीद के छपवाई गई थी, क्योंकि अखबार में जो खबरें होती हैं ऐसे किसी उसकी इतने साल के बाद की, वो एक कॉलम की होती है। 3-3 कॉलम, 4-4 कॉलम की खबर नहीं होती है, आर्टिकल होता है। या तो नेशनल इशू होता है, इतना बड़ा नेशनल इशू हो कि जिसे पूरा अखबार कवर करे पूरे देश में। लेकिन अगर सिटी पेज पर कुछ अखबार खास करके ऐसी खबरें छाप रहे हैं जिसका कॉलम 3-3 कॉलम है, शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, तो खबर नहीं, वो आर्टिकल होता है, वो छपवाई जाती है, वो खबरें नहीं होती हैं। और ऐसी झूठी खबरें क्यों छपवाई जाती हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर इलाहाबाद के अंदर उस डेट पे साइट आ गई होती तो कम से कम 200 लोगों की लायबिलिटी खत्म हो गई होती, और आज इलाहाबाद के अंदर 3 साइटें चल रही होती, 1000 प्लॉट वहां इंतजाम हो चुके होते। इसलिए यह अफवाहें फैलाई जाती। अगर कहीं पर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करके साइट ला रहा हूं और उस साइट पर कुछ बच्चे जाकर अपनी लायबिलिटी खत्म करके 2 पैसा कमा ले रहे हैं, यह कौन सा गुनाह है? यह कौन सा अपराध है? आपको इमीडिएट रजिस्ट्री, इमीडिएट पोजीशन मिल रही हो, आपको सारी सर्विसेज मिल रही हो, और आप अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से करवाना चाह रहे हैं, यह कहां का इंसाफ है कि आपको रोका जाए? रजिस्ट्री का पेपर ग्रुप पे डाला जाता है तो जिस किसान ने रजिस्ट्री करी है, जिसने बेचा हुआ जमीन, उसे फोन करके धमकाया जाता है। क्यों किया जाता है? आपका मकसद क्या है? लायबिलिटी खत्म करना ही है ना, तो खत्म करने दो, और तब जब फेल हो जाए तो गाली दो यार। 2019 में धरना प्रदर्शन क्यों किया गया? हमने तो कभी नहीं कहा हम पैसे नहीं देंगे। हम पैसे दे रहे थे, हम रजिस्ट्री कर रहे थे, हम ऑफिस खोल रहे थे, हमारे ऑफिस से तोड़फोड़ की गई। क्यों? उस समय तो हमने नहीं कहा था हम भाग गए हैं। 2020 में हम साइटों पर बुला बुला के लोगों को रजिस्ट्रियां करा रहे थे, वीडियो बनवा कर भेज रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे। हमने तो नहीं कहा कि भाई हम रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, हम लायबिलिटी नहीं खत्म करेंगे।
ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा वाक्य है, ऐसा कौन सा ऑडियो है, ऐसा कौन सा वीडियो है जिसमें मैंने कभी यह कहा हो कि मैं लायबिलिटी नहीं उतारूंगा? 3 सालों में कोई एक दिन, एक वाक्य, 2 सेकंड की क्लिप भी दिखा दीजिए मुझे जिससे मैंने ये कहा कि मुझे आपकी लायबिलिटी से मतलब नहीं है, मैं गर्दन कटवा दूंगा अपनी। और आज 3 साल के बाद अगर आपकी आंखें नहीं खुली, आप नहीं चेते, तो यकीन जानिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। आज मैं अपने पैसे लगा करके साइटें अगर मैनेज कर रहा हूं उन शहरों में जहां मांग है। सासाराम में ऐसी जगह पे साइट जहां पर मांग है, लाने से बेहतर मैं पटना के मेन चौक पे साइट ला सकता था, अपना पैसा निवेश कर सकता था। कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, गोरखपुर के अंदर हर जगह साइटें प्लान है। ये सारे पैसे इकट्ठा करके मैं किसी मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता था, मैं और भी कुछ कर सकता था, और भी कुछ काम कर सकता था, लेकिन सारी ताकत लगाई आपके ऊपर। क्यों? मैं चाहता हूं कि आप लायबिलिटी फ्री हो। आप चाहेंगे तभी ये लायबिलिटी उतरेगी, नहीं तो आपकी लायबिलिटी या लोगो लायबिलिटी नहीं उतर सकेगी। अब चलिए मैं काम पर आता हूं। ये सारी चीजें मेरी बिलीफ के लिए मैंने आपसे बात की। प्लीज आपसे निवेदन है, किसी और की मत सुने, कहीं और मत जाएं। अगर इस दर से आपकी लायबिलिटी उतरती तो इस दर की सुने, यहीं पर आए, नहीं तो लोग आपको बेच डालेंगे। आज की बात करता हूं, हमारी साइट विजिट में एक सज्जन ऐसे थे जो कहीं पर अपनी खुद की साइट मैनेज करके आए थे और हमारी साइट देखने गए थे, और वो ये कहते कि यार हमने तो अपनी साइट पैसा डाल दिया, हम अपनी साइट काम करेंगे, यहां नहीं काम करेंगे। चलो कोई बात नहीं साहब, आप करो अपनी साइट पर, लेकिन अगर कस्टमर शाइन सिटी के नाम पर जमीन लेना चाह रहा है शाइन सिटी में, तो शाइन सिटी की जमीन सेम प्लान पर खराब हो गई, भगौड़े आदमी की हो गई, आप डूब जाएंगे, आप फंस जाएंगे। और वही सेम प्लान आप चला करके शाइन सिटी की लायबिलिटी के नाम पर कस्टमर्स पैसा ले रहे, तो आप ईमानदार हो गए? आप राजा हरिश्चंद्र हो गए कि अपनी पॉकेट्स पैसा लगा रहे हैं? आप साइट विजिट तक की औकात है नहीं आपकी, कस्टमर को एयरपोर्ट से अपने साइट लाने की औकात है नहीं आपकी, एक बोतल पानी पिलाने की औकात है नहीं आपकी, और चले साइंस सिटी की औकात ना अपने के लिए। संदेश भी मेरा है कि सपोर्ट सिस्टम में अपनी टीम के लिए, अपने कस्टमर के लिए बहुत खतरनाक लेकर के आ रहा हूं। मिर्जापुर के अंदर कल और परसों 2 दिन बड़ी ग्रैंड साइट विजिट रखी गई है। सॉरी बीच में मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, लेकिन ये बात बता दूं आप लोगों को, मिर्जापुर के अंदर कल कुछ शानदार ऐसे भी ऑफर आने जा रहे हैं कि आप सिर्फ साइट को बुक करें, अपने प्लॉट को बुक करें, इमीडिएट आपकी बाउंड्री जिसकी लागत तकरीबन 75 से 80 हजार रुपए पड़ती है, 4 फीट की बाउंड्री 10 फीट के गेट के साथ, लोहे के गेट के साथ, शानदार गेट के साथ, बगैर पैसे का मैं करा के दूंगा। आप 1 साल में पैसा दीजिएगा पूरा, तुरंत मत दीजिएगा। रजिस्ट्री कराने के बाद जब बाउंड्री तैयार हो जाए आपकी, 1 महीने बाद से पैसा दीजिएगा। मैं इसको अभी ऑफर तो डालूं, लेकिन आप लोग आ चुके, तो मिर्जापुर वालों के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि मिर्जापुर में आप सिर्फ बुकिंग अमाउंट डालकर अपने प्लॉट चिन्हित करा लीजिए और वहां की टीम को बोल दी मेरी बाउंड्री करा दो। वहीं पर प्लांट लगा हुआ है, वहीं मटेरियल पड़ा हुआ है, जाके मटेरियल क्वालिटी चेक करके आइए। 4 फीट की बाउंड्री 10 फीट के गेट के साथ बगैर पैसे की मैं करा के दूंगा। 1 महीने बाद पैसा देना शुरू करिए, साल भर तक पैसा दीजिए, कोई जल्दीबाजी पैसे की नहीं है। ये सारी सुविधाएं शाइन के कस्टमर के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपकी बाउंड्री, आपका कब्जा, आपकी रजिस्ट्री अब की बार मैं सुनिश्चित कर रहा हूं। 1 रुपए फालतू कहीं देने की आवश्यकता नहीं है, 1 रुपए कहीं किसी के हाथ देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो सहूलियत है बताइए, मैं तैयार खड़ा हूं आपके साथ में। मैं आपके पास सौदा करने नहीं आया हूं। आपकी सहूलियत मेरे बस की होगी तुरंत करूंगा, मेरे बस की नहीं होगी क्षमा मांग लूंगा, कुछ समय बात करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। यही निवेदन है, आपके बीच में आया हूं, आपने सहयोग किया भी है, लेकिन धीरे धीरे इस सहयोग को समर्थन में लाइए। नहीं ले सकते प्लॉट मत लीजिए, लेकिन किसी को लेने से भी मत रोकिए। नहीं ले सकते मत लीजिए, लेकिन किसी एसोसिएट को बहकाइए मत, भड़काइए मत, धमकाइए मत, डराइए मत, क्योंकि ये लायबिलिटी हमारे और आपके लिए शब्द है, लेकिन जिसका पैसा गया ना उसके दिल से पूछो यार कितनी बड़ी चीज है। मेरे पास ये प्लान भी है कि अगर एक आदमी खुद प्लॉट नहीं ले सकता तो मैं 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ऐसी प्लानिंग दे सकता हूं कि उसकी लायबिलिटी लेकर दूसरा बंदा उसको पैसा दे सकता है। तैयार है मेरे पास प्लान कि आपके पास खुद शाइन सिटी के एसोसिएट आएंगे,
और आपसे खुद पूछेंगे भैया आप पास लाइबिलिटी हो तो हमें दीजिए, हम आपको 1.5-2 महीने में पैसा वापस कर देंगे। हम खुद ये प्लान लेकर के आने वाले हैं। लेकिन ये कब होगा? जब मैं काम करूंगा तभी ना। अगर काम करने को नहीं मिलेगा तो कहां से कर पाऊंगा मैं? ये भ्रांतियां फैला रखा है लोगों ने। मैं पैसा लेकर भाग गया हूं, कोई पैसा ले कहीं नहीं भागा हूं। हम लोगों ने कोर्ट में खुद मांग करी जांच करने के लिए, फेयर जांच के लिए। जांच हो रही है, आपके सामने आ जाएगा। पैसा लेकर के भागा कौन है, पैसा है कहां पर, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपका पैसा वहीं पर है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं निकाल के दे सकता हूं। अगर मुझे मौका देंगे, नहीं निकला तो उससे पहले मैं लायबिलिटी खत्म कर सकता हूं। मैं खाली पॉकेट आया हुआ था लखनऊ के अंदर, हजारों करोड़ कंपनी खड़ी कर दी। आज तो बड़ी व्यवस्था मेरे पास नहीं। आज जो काम मैंने 6 साल में, 7 साल में, 8 साल किया था, वो काम अब मैं 6 महीने में कर सकता हूं। सपोर्ट तो करिए, यकीन तो करिए, और कर भी रहे हैं आप लोग। आप में से जो लोग कर रहे हैं उनको धन्यवाद, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उन तक इस जूम मीटिंग की वीडियो को पहुंचाइए, उन तक ये संदेश पहुंचाइए। अगर कोई आपको भड़का रहा है, कोई आपको उकसा रहा है, तो उससे रास्ता मांगिए फिर कि ठीक है भाई, मान लेता हूं कंपनी भाग गई, ठीक है, मान लेता हूं राशिद जी ने गलत किया, रास्ता क्या है? रास्ता दे दो। वो आप बताएंगे रास्ता एफआईआर है। चलो ठीक है, पीछे आपने 100 एफआईआर करा दी है, उन 100 एफआईआर में 10 लोगों को पैसा मिल गया तो बता दो। नहीं जवाब दे पाएंगे। मैं आप लोगों से पहले से मार्केट में, इंडस्ट्री में हूं। न जाने कितनी कंपनियों को उठान और गिराव देखा है मैंने। जब कोई भी कंपनी एक्ट पढ़ लीजिएगा, कोई भी कंपनी बनती है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कभी कोई कंपनी पे लायबिलिटी आती है या कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपनी की संपत्तियों से ही उसकी अदायगी की जा सकती है, चाहे वो आधी हो, चाहे पूरी हो, चाहे चौथाई हो। कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर डायरेक्ट कोई लायबिलिटी नहीं बनती। कंपनी एक्ट है, ये पढ़ लीजिए आप। ये मेरा शब्द नहीं है, यह भारतीय संविधान है। हमने उस संविधान की इस धारा का इस्तेमाल नहीं किया कभी। लेकिन जिन लोगों ने पीआईएल के जरिए, एफआईआर के जरिए ये सब चीज कराई है, जरा उन लोगों से पूछो कि उनके पास क्या कोई रास्ता है? या सोशल मीडिया पे रोज गाली गुप्ता करना, एक दूसरे के सर फोड़ना, एक दूसरे बाल नोचना, एक दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, इससे आपका पैसा मिलेगा क्या? शर्म आती है लोगों के पोस्ट देख करके, शर्म आती है लोगों की वीडियो सुन करके, लज्जा आती है। आपकी लड़ाई, आपकी लायबिलिटी, आपकी कमजोरी, आपकी मजबूरी का फायदा ये अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। लज्जा आती है। मैं हमेशा आप लोगों को ट्रेनिंग में एक बात कहा करता था कि अगर आपको अपने घर बनारस से दिल्ली जाना है तो बनारस टू दिल्ली वाला रास्ता पकड़ेंगे तभी दिल्ली पहुंचेंगे। अगर आप ये सोचे कि नहीं बनारस टू कलकत्ता, कलकत्ता टू आसाम, आसाम टू गुवाहाटी, गुवाहाटी से हम चले जाएं कहीं और उसका दिल्ली, नहीं पहुंच पाएंगे मेरे भाई। आप यही कर रहे हैं। आपकी लायबिलिटी साइंस सिटी में है, आपको साइंस सिटी से बात करना चाहिए। आपकी लायबिलिटी साइंस सिटी में, आपको साइंस सिटी में रास्ता देखना चाहिए। आपको जाना है दिल्ली, आप जा रहे हैं कलकत्ता, तो परेशान तो आप ही होंगे ना। और मजा ट्रेवल एजेंट ले रहा है, क्योंकि आप जितनी बार सफर कर रहे हो उतनी बार टिकट का पैसा उसको दे रहे हैं। हम तो बैठे हैं दिल्ली के अंदर दुकान खोल कर, आइए यार आप आकर अपनी लायबिलिटी खत्म करिए, लेकिन आप ट्रेवल एजेंट चक्कर में घूम रहे, कभी यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। वो आपको पूरा भारत भ्रमण करा दे रहे, दिल्ली नहीं पहुंचा रहा। पीआईएल डाल दो, एफआईआर करा दो, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दो, दुबई मेल कर दो, ये करा देंगे, प्रत्यर्पण करा देंगे, पता नहीं क्या करा देंगे। आपको पूरा भारत दर्शन करा दिया, दिल्ली नहीं आने दिया आपको। जो दिल्ली आएंगे उसकी दुकान बंद हो जाएगी। और आप भी दिल्ली पाने के चक्कर में जो पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं आप लोग, गलत पते पर घूम रहे हैं आप लोग। बहिष्कार करिए ऐसे लोगों का, जूता मारिए ऐसे लोगों को। अगर है दम और है भरोसा मुझ पर, तो अब अगर कोई निगेटिव कॉल आए तो है आपके अंदर दम। अगर आपको लगता है लायबिलिटी उतारनी चाहिए और मैं उतार सकता हूं, उल्टा जवाब देना शुरू करिए। इनका जवाब यही हो सकता है कि अगर आप इनको उल्टा जवाब देंगे, और जिन्होंने एफआईआर कराई है ना, वो खास करके पूछे उनसे कि साला 3 साल हो गया है एफआईआर करा करके, 50,000 रुपए आप इनसे मांग लिए खाली, नहीं दे पाएंगे ये। चलिए छोड़िए, अगर उनको इतना भरोसा है, इस बात को ध्यान समझिएगा, अगर आपकी 10 लाख की लायबिलिटी का उन्होंने गारंटी दिया है कि एफआईआर करा करके आपका पैसा मिल जाएगा, तो आप उनसे 2.5 लाख रुपए खाली मांग लीजिए, बाकी छोड़ दी लायबिलिटी, बाकी पैसा मैं दे दूंगा आपको।
खाली 2.5 लाख आप उनसे मांग लीजिए कि भैया 10 लाख राशि जी से आप ले लेना, अगर आपको इतना भरोसा है, आप मुझे खाली मात्र 2.5 लाख रुपए दे दो, मैं समझ लायबिलिटी खत्म। कसम खा के कह रहा हूं, अगर कोई आपको दे देना तो मुझसे आके डबल लेके जाना। 2012-13 में हमने जब साइंस सिटी स्टार्ट किया था, उस टाइम पर मेरे ऊपर बड़े लोग आरोप लगा रहे थे, मेरे ऊपर बड़ा आरोप, क्योंकि 2012-13 में मैं अपनी कंपनी से ऐसे बेईमानों को निकाला था। जब मैंने स्टार्ट किया था साइंस सिटी, सौदेबाज किस्म लोग आए थे, मैंने उनको निकाला, तब आप लोग नहीं आए थे, बहुत लोग नहीं, एकदम नई कंपनी थी, सौदेबाजी करने के लिए आए थे, मैंने उनको बाहर कर दिया कंपनी से कि नहीं आप लोग हमारे काम नहीं करेंगे। मैं नए लड़कों के लिए मैंने काम शुरुआत करी। अब उन लोगों ने धमकी देना शुरू कर दिया, कंपनी बंद करा देंगे, अपनी हर चीजें करी उन्होंने। 2012-13 की बात कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया। मैंने एक चैलेंज किया था 2012, 13, 14, 15 लगातार, ये एक आदमी लेकर के आइएगा हिंदुस्तान में जो ये आकर कह दे राशिद नसीम के सामने कि राशिद नसीम ने उसका 1000 रुपया भी खाया है या बेईमानी करी है, तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, और नहीं तो 1 लाख रुपए रख के जाना। ये मेरा चैलेंज हुआ करता था 2012, 13, 14 में। जब मेरी कंपनी पर लोग आरोप प्रत्यारोप करते थे तो मैं यही कहता था, एक बंदा भारत देश में ढूंढ के ला देना जो आकर ये कह दे कि 1000 रुपया भी राशिद नसीम ने खाया किसी का, और सबूत के साथ, अफवाह में नहीं, तो मैं 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे दूंगा, और नहीं तो 1 लाख रुपए देके जाएगा वो जो आएगा इल्जाम लगाने के लिए। एक बंदा नहीं आया मेरे पास। आज भी ये चैलेंज कर रहा हूं मैं कि जिन लोगों ने आपकी लायबिलिटी के नाम पर आपसे PIL डलवाई है, FIR करवाई है, 25% आप उनसे खाली मांग लीजिए कि मैं लिख करके NOC देता हूं, आप सिर्फ 25% मुझे दे दिए। अगर आपको इतना भरोसा है अपनी FIR पर, अपनी वकालत पर, अपनी नेतागिरी पर, तो मात्र 2.5 लाख रुपए हमें दे दिए, हम पूरी लायबिलिटी भूल जाएंगे, और उनसे लेकर अकाउंट स्टेटमेंट मुझे भेज दीजिएगा, बाकी पैसा मैं दूंगा। आके ले ले मुझसे। छोड़ो साहब, 10 के बदले में 2.5 लाख छोड़ो, 25,000 भी आपको नहीं देगा लायबिलिटी के नाम। आपसे उल्टा कहेगा नहीं नहीं आप सिर्फ मुझे मेरी फीस दीजिए, पैसा मिलेगा तो आप ही को मिलेगा। वो आपको जाने नहीं देना चाहता। एक आदमी जिसने आपको भड़काया है, जो आपको फोन करता है कि PIL में आपका नाम डाल रहा हूं, पेपर भेज दीजिए, उससे बोलो भैया ठीक है मेरी 10 लाख की लायबिलिटी है, आपने मेरा नाम डालो, लेकिन पहले 1 लाख रुपए मेरे घर पे भेज दो ताकि मेरे बच्चे की फीस जमा हो जाए। अगर राशिद जी ना आ पाए, लायबिलिटी ना उतर पाए, तो मेरा घर परिवार 2 महीना खाना खा ले। करेंगे ये काम? अगर कोई आपको फोन करे, करके देखिए, सच्चाई पता चल जाएगी आपको, और मेरा साथ दे के देखिए। 1 महीना भारत देश के अंदर माहौल बदल के देखिए। कसम खा कहता हूं, आपको मुझे फोन नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद इतने प्लान ला दूंगा कि आप पास मेरे लोगों की कॉल जाएगी कि भाई साहब आपकी लायबिलिटी है, 1 लाख की लायबिलिटी है, 10,000 रुपए हर महीने आपको मैं देने तैयार हूं, आप अपनी लायबिलिटी मुझे दे दो। मैं ये दिन ला दूंगा, करके दिखाओ। जितने लोग लीगल वाले इसमें ज्वाइन है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया करके आप अपनी लायबिलिटी खत्म होने का ख्वाब अब देखना बंद कर दें कि आपकी लायबिलिटी खत्म होगी। उसके पीछे वजह यह कि अब कोर्ट में पूरी तरीके से हम आपकी FIR के अगेंस्ट में बाकायदा ये डालने जा रहे हैं कि जिन्होंने हम पर FIR किया है, कंप्लेन किया है, इनसे इनका पेमेंट प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट मांगा जाए ताकि साबित हो सके कि इन्होंने कितना पैसा दिया है कंपनी में और कंपनी ने कितना पैसा इनको दिया हुआ है, और पूरा इंक्वायरी की जाए कहीं कंपनी में किसी लाभ के पद पे तो नहीं थे ये इनके परिवार कोई व्यक्ति, और कोर्ट फिर फैसला करे कि हम इनको पैसा कैसे देंगे। तो इसलिए FIR वाले, कंप्लेन वाले, PIL वाले अब ये ख्वाब देखना बंद कर दे कि उनकी लायबिलिटी दूर होगी, बिल्कुल तब तक जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता। हाँ, अगर आप FIR खत्म करके बाहर आके सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो आपका 1 लाख रुपए का निवेश होगा, मैं उसको 2 लाख मानूंगा, मर्जी आपकी है। अगर आपने 1 लाख की FIR करी होगी, मैं उसको 2 लाख मानूंगा, क्योंकि अब मैं काम कर रहा हूं। जो आदमी भारत देश के अंदर 6, 7 साल, 8 साल तक लगातार ऐसे प्लान चला सकता है, जो प्लान साल भर चलाना मुश्किल हो सकता है, उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपए की लैंड बैंक का मालिक हो, जो आदमी 3 साल से लड़ाइयां लड़ते हुए सैकड़ों करोड़ रुपए अपना डुबा चुका हो, फिर भी अपनी हिम्मत ना हारा हो,
वो आदमी आपका साथ कभी भी किसी भी हाल पे कहीं पे भी दे सकता है, नहीं छोड़ सकता है। लेकिन ऐसे आदमी के साथ मैं नहीं दूंगा जिसने भरोसा छोड़ करके शाइन परिवार के ऊपर भरोसा खत्म करके एफआईआर किया है। तो एक ये मैसेज आज की मीटिंग में सभी एफआईआर पीआईएल वालों के लिए कि अगर आप पीआईएल में गए हैं, एफआईआर में गए हैं, लीगल में गए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमसे उम्मीद छोड़ दिएगा, हम आपसे लायबिलिटी उतारने की बात करेंगे, कोर्ट में आइए वही बात करेंगे। हम अपने लीगल पैनल कितना मजबूत करेंगे और बाकायदा इंक्वायरी कराएंगे, ये हमारा रोड मैप बता रहे हैं। हम बाकायदा इंक्वायरी कराएंगे हर उस कंप्लेन की, हर उस एफआईआर की। पुलिंदे रखे मेरे पास कि लोगों ने दिया हमको 10 लाख है और लिया हमसे 25 लाख है, और एफआईआर कंप्लेन में आरोप लगाया हम पर 60,000 करोड़ का, जिनका बनता ही नहीं, उन्होंने भी एफआईआर डाल रखी है। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं, न जाने कितनी ऐसी एफआईआर गिर जाएंगी, क्रैश कर जाएंगी, जिन्होंने फर्जी डेटा डाला हुआ है। इसलिए निवेदन है कि अगर आप चाहते अपनी लायबिलिटी खत्म करना, तो अपनी एफआईआर वापस लेकर के आइए। बगैर एफआईआर वापस लिए तो हम आपसे समझौता नहीं करने वाले। क्या आप ये सोचे कि कोई वकील, कोई नेता, कोई न तुखैरा कोई उठाई गिरा आपको ये धमका करके, आपको ये बरगला कर एफआईआर हम पे करा के हमसे लायबिलिटी पूरी करवा लेगा, तो अब उसकी 7 पुश्त नहीं करा सकेगी, क्योंकि ये शाइन सिटी की जमीन नहीं है, ये राशिद नसीम का काम है। और राशिद नसीम वापस आ रहे हैं, हर एक शख्स के लिए आ रहे हैं। जो मेरे साथ खड़ा उसके लिए भी आ रहे हैं, जो मेरे लिए खड़ा उसके लिए भी आ रहे हैं, जो मेरे लिए लड़ा उसके लिए भी आ रहे हैं, और जो मुझसे लड़ा उसके लिए भी आ रहा हूं। मैं हर किसी के लिए आ रहा हूं। अगर मैंने 10-20 करोड़ रुपए खर्च किया है तो ये मजाक नहीं है। पुश्त खत्म हो जाती 10-20 करोड़ रुपए कमाने में। मैं तो खर्च कर रहा हूं आपको पाने के लिए, मैं खर्च कर रहा हूं अपने माथे पे लगे दाग को मिटाने के लिए, मैं खर्च कर रहा हूं अपने शाइन परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए। डरने वालों में से मैं नहीं हूं, भागने वालों में से मैं नहीं हूं। जान चली जाए, एक दिन की शेर की जिंदगी मुझे मंजूर है, कुत्ते की 100 दिन जिंदगी मुझे नहीं मंजूर है। सच के लिए गर्दन कट जाएगी, आपके लिए कुर्बान हो जाऊंगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन गुमनामी की मौत नहीं मर सकता हूं। राशिद नसीम लौट कर आ रहे हैं। सबूत इस बात का मेरी हर वो साइट है, हर वो जगह है जहां मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, पैसे दे करके आ रहा हूं, आपसे लेके नहीं आ रहा हूं और आपसे लेने नहीं आ रहा हूं। और जितने लोगों ने एफआईआर नहीं करी हुई है, उनके लिए मेरा संदेश, आपके पास पेपर हो या ना हो, रसीद हो या ना हो, अकाउंट डिटेल हो या ना हो, बस खाली उस बच्चे का साथ दीजिए जो साइट पर काम कर रहा है, खाली वो आपकी गारंटी दे देगा, मैं आपका काम करा दूंगा। जो लोग साइटों पे काम कर रहे हैं, जिन्हें मैंने जिम्मेदार बनाया हुआ है, खाली उनका साथ दीजिए आप, वो आपकी गारंटी दे देंगे। हाँ सर, मैं गारंटी देता हूं, इन्होंने 5 लाख कंपनी में दिया था, इनकी रसीद नहीं मिल रही है, इनकी पासबुक खो गई है, मैं वो 5 लाख मान लूंगा। मैं अपने आदमी को हारने नहीं दूंगा, जो मेरे लिए लड़ रहा है मैं उसकी जबान कटने नहीं दूंगा, मैं उसकी हर बात मान लूंगा। मेरी हर साइट पर हर वो बच्चा राशिद नसीम है जो साइट पर खड़ा होकर के कस्टमर को आज लायबिलिटी उतारने के लिए बात कर रहा है, लेकिन मेरे कंट्रोल में, लेकिन मेरी गाइडलाइन से, मेरे दिशा निर्देश से। 1 रुपया कैश कहीं किसी के हाथ में नहीं देना है, इनाम के तौर पे भी नहीं देना है, घूस तो दूर की बात है। हर वो शख्स जो साइट पे काम कर रहा है उसके पास मैं अपनी तरफ से भरपूर सपोर्ट रख रहा हूं। आपके 5-10 हजार 20 हजार रुपए से कुछ नहीं होगा उनका, उससे बड़ा पैसा मैं दे रहा हूं। जो लोग आज साइट पर काम कर रहे हैं गवाह इस बात के हैं। आपको इनाम के तौर पर 100 रुपया भी नहीं देना उनको, उल्टा आप उनसे ले लीजिए कि भाई जाने के लिए किराया चाहिए, दीजिएगा मत किसी को कुछ। तो जहां कैश शुरू हुआ, जहां कैश शुरू वहां बेईमानी शुरू हो जाएगी। हर साइट पर आपको सिर्फ वही पैसा देना है रजिस्ट्री के लिए जो आपकी स्टैंप ड्यूटी खर्चा है, जो कोर्ट फीस का खर्चा है और जो वकील का खर्चा मुनासिब और जायज है। एक डब्बा लड्डू भी आपको खरीद के नहीं ले जाना है, हम खरीदवा खिलाएंगे लड्डू आपको। किसी भी साइट पर बाउंड्री वॉल विदाउट मेरे प्लान, विदाउट मेरे परमिशन मत कराइएगा। किसी भी बाउंड्री वॉल पर मैं आपसे एक मुश्त पैसा नहीं लूंगा। हर जगह पर मैं आपको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का EMI प्लान दूंगा बाउंड्री वॉल के लिए, ताकि आपके सर पर आपकी बाउंड्री इमीडिएट लोड ना पड़े। आप अपनी रजिस्ट्री खाली करा लीजिए, बाउंड्री चिंता मत करिए, हम करा देंगे बाउंड्री आपको, आप आराम से पैसा दीजिएगा। बस बेईमानी वहां मत करिएगा। रजिस्ट्री करा लीजिए, दाखिल खारिज करा लीजिए,
कब्जा ले लीजिए, मकान बना लीजिए, बाउंड्री वॉल करा के हम देंगे आपको, 3 महीना 6 महीना जैसा प्लान वैसा करिएगा, 1 रुपया किसी को फालतू मत दीजिए, मेरी वापसी मेरे अंदाज में होगी, चिंता मत करिए। आज जिन अखबारों में मेरी खबरें छप रही हैं, उन्हीं अखबारों में अगर मैंने अपने इश्तिहार न छपवाए, उन्हीं अखबारों में अगर मैंने अपने आर्टिकल न छपवाए, उन्हीं शहरों में अगर मैंने अपने पोस्टर न लगवाए, तो राशि नसीम नाम नहीं मेरा। अगला साल जो होगा ना, वो आपका होगा, शाइन का होगा। 1 रुपया आपको किसी को देने की आवश्यकता नहीं है और ना किसी डरने की आवश्यकता है। ये जो अभी हादसे हुए हैं पीछे, वो हादसे सिर्फ इसलिए हो गए कि पीछे इतने आडंबर हैं, इतनी एप्लीकेशन डाली गई हैं, कोर्ट ने उन एप्लीकेशन के आधार पर आर्गुमेंट को सुना है, जजमेंट नहीं दिया है। आज मैं आपको बताता हूं, जिन जिन मुद्दों पर पिछली बार बहस हुई थी, उन मुद्दों पर इस बार जब जांच पाई गई, तो जांच में कहीं ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। आपके सामने सदरता सॉरी, कुछ टेक्निकल रीजन से शायद मेरे ख्याल से कनेक्शन कट गया था जो। वेट 1 मिनट बस। आवाज आ रही मेरी आप सभी लोगों को? कृष्णा जी अभी भी सामने दिखाई दे रहे हैं आप जी? तो मेरा सिर्फ यही संदेश आप सभी लोगों को है, यही मैसेज आप लोगों को है कि ना तो कंपनी कहीं भागी है आज की मीटिंग का, और आपकी लायबिलिटी अति शीघ्र, जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी मैं उतारने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, मैं आपको आज साफ साफ बता देता हूं कि सारी जमीनों में कोर्ट ने पाबंदी लगा दी रजिस्ट्री करने के लिए। कोई यदि आपसे कहता है कि ये लायबिलिटी आप उतार देंगे, हम बिल्कुल वहां मत जाइएगा। ये हाथ कट जाने के बाद, बैंक अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए मौजूद होने के बाद, मार्केट में कई 100 करोड़ रुपए पड़े होने के बाद भी हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ढेर सारी कंप्लेन FIR के बाद, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे जमीनें हो, हर एक चीज आज की तारीख में हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ कोर्ट के हाथ में है। उसके बाद भी मेरे पास 2 रास्ते थे। एक, मैं सीधा जवाब देता आइए कोर्ट के जरिए और आपसे लड़ता, और अपने पैसों का इस्तेमाल मुकदमा लड़ने में और कहीं और निवेश करने में करता। मेरी जगह आप में से ज्यादातर लोग यही काम करते कि आज जो मेरे पैसे निवेश हो रहे हैं साइटों पर, और मैं चिल्ला चिल्ला कर ये बोलता हूं कि ये साइट आ गई है, इस पर आकर लायबिलिटी उतार लीजिए, ये ना करता और चुपचाप। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एक मिनट। सॉरी। चुपचाप अगर अपनी जमीनों को मैं बाहर बेचता, आपको ना देता, आप पास ना आती, तो भी आपको पता नहीं चलती। लेकिन मेरी आज सबसे बड़ी, एक मिनट पॉज। आवाज आ रही है? 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 सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज थे। आवाज आ रही है भी इस समय? कृष्ण जी अभी चलिए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा और तभी आपको बिलीव हो पाएगा कंपनी लायबिलिटी खत्म करेगी नहीं। आज कुछ भी हमारे पास, चाहे जमीन हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, सब कुछ आज कोर्ट के सुपुर्द में है। उसके बाद भी मैं अगर अलग अलग शहरों में निवेश करके आपके लिए कैशबैक की भी प्लानिंग कर रहा हूं, आपके लिए लायबिलिटी उतारने के लिए प्लॉट भी ला रहा हूं, और बहुत कुछ ऐसी तैयारी करके लेकर के आ रहा हूं जो आने वाले समय में हमारे एसोसिएट आपकी लायबिलिटी लेकर के बदले में आपको कैश भी दे सकेंगे। और अगर मैं एक्टिव रहूंगा,
जिंदा रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, काम करता रहूंगा, तभी तो लायबिलिटी पूरी होगी ना आपकी। मालिक ना करे, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या कोई उम्मीद आपकी जिंदा रह जाएगी? कभी है कोई जो आकर आपसे कहेगा चलो अब आपकी लायबिलिटी हम पूरी करेंगे? मुझे एक बात बताइए आप। ऐसे प्रेशर, ऐसी चीजों में आदमी 2-3 घटनाएं, जो कमजोर आदमी 2-3 घटनाएं करता है। कुछ लोग नंबर बंद करके गायब हो जाते हैं, कुछ लोग साफ मुकर जाते हैं कि नहीं से हमारा कोई वो नहीं है, कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर आज की तारीख में मैं आपसे बात करना ही बंद कर दूं, मैंने पहले भी कई बार पूछा है, लेकिन अब जब जब मैं मीटिंग करूं सवाल जरूर पूछूंगा, और ये सवाल पूछेगा लोगों से। अगर मैं बात करना ही बंद कर दूं, मोबाइल ऑफ कर दूं, किसी से कनेक्शन ना रहूं, और दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि अगर मैं ना चाहूं तो मुझे कोई ढूंढ ले या पाले, कोई ताकत ऐसी नहीं है। ये पुराना जमाना नहीं है, कलयुग, और वो सॉरी कलयुग है, ये द्वापर सतयुग नहीं है कि आप दिव्य दृष्टि से ज्ञात कर लेंगे पाताल के लोग में किस जगह पर आदमी बैठा हुआ है। आज आईटी और टेक्निक अगर इतना है तो हर चीज हर उसके लिए है। तो अगर मैं आपके बीच में नहीं आऊं, नहीं मिलूं, तो क्या कोई उम्मीद आपकी बची रह जाती है? इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूं। आपके पास सिवाय एक मेरे अलावा दूसरी कोई उम्मीद नहीं है, और मेरे पास कई रास्ते हैं इन चीजों से बाहर निकल जाने के लिए, लेकिन मैंने रास्ता वो चुना जो आपके लिए फायदेमंद है। आप लोग क्यों वो रास्ता चुन रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है? मैं 10 महीने तक आपसे संपर्क में नहीं था। क्या कोई जानता है मैं कहां पे था? क्या किसी को पता मैंने क्या किया? क्या किसी को दर्द आया? क्या कोई आपके घर में आकर राशन पहुंचा कर गया? क्या किसी ने आपकी कोई मदद करी? 10 महीने तक कोई आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आया। और क्या आपने मेरा कुछ बिगाड़ लिया? क्या तब किसी मीडिया में मेरी खबर आई? क्या तब कहीं किसी ने बताया कि हाँ मेरा नीरव मोदी से या उससे मेहुल चोकसी से मेरा कोई संबंध है? तब क्या किसी ने कहा कि हाँ इनका मैं प्रत्यर्पण करा लूंगा? क्या तब किसी ने कहा कि हाँ भारतीय दूतावास से संपर्क करके जो इनको वहां दुबई से हाउस बुला लेंगे? किसी ने कहा आपसे? और अगर मैं ना चाहूं, आपसे बात ना करूं, तो क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझसे आकर बात कर सकता है? उसके बाद क्या कोई उम्मीद बचेगी आपके पास? मैं कभी जीवन में नहीं करने वाला हूं जो मैंने बताया, इनमें कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, कि मैं अपना नंबर बदल लूं, आपसे बात ना करूं, आपको छोड़, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं मैं रहूंगा आपके बीच में रहूंगा, भले गालियां मिलती रहें, भले बद्दुआएं मिलती रहें, भले आप कोसते रहें, भले आप दुआएं देते रहें, भले आप साथ देते रहें, भले आप सपोर्ट करते रहें, भले आप धोखा देते रहें, भले आप कुर्बानी देते रहें, जो चाहे करें, जो चाहे करें। मैं आपकी लायबिलिटी को आपकी नहीं बल्कि अपनी लायबिलिटी समझता हूं, क्योंकि ये शाइन परिवार बनाया था मैंने शाइन परिवार बनाया था, और मैं इस शाइन परिवार को बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। और एक ही लालच है मेरा, एक ही लालच है, अगर ये काम मैंने कर लिया और सबकी लायबिलिटी उतारते हुए एक बार फिर से अपनी उसी कस्टमर, उसी टीम साथ काम शुरू कर दिया, और एक बार फिर से जय शाइन सिटी के नारे लगा लिया, तो हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ होगा। आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ होगा। और अगर ये हो गया तो पूरे भारतवर्ष में हमारा और हमारी कंपनी का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। ये मेरा अचीवमेंट होगा। फिर मैं और मेरी कंपनी, ये दो को दोनों किसी को मिटाए नहीं मिट पाएंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया में काम रहेगा, और जब तक शाइन सिटी का नाम रहेगा, तब तक लोग ये मिसाल जरूर देंगे कि इतनी ऑड परिस्थितियों के बाद यहां तो 10 कंप्लेन एफआईआर होती है, एमडी अपना नंबर बंद करता गायब। कितनी कंपनियां 2019 के बाद से बंद हो गई, किसी को कोई पता नहीं। हम पर पुलिसिया कार्रवाई, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, एसटीएफ की कार्रवाई, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई, एसएफआईयू कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई, लोगों की अरेस्टिंग, पीआईएल, न जाने क्या क्या हुआ। कुछ बचा है क्या? कुछ बचा है क्या? बताओ मुझे। कुछ नहीं बचा है। 10 एफआईआर किसी खिलाफ हो जाती मेरे भाई, वो घर छोड़ के भाग जाता है। 10 एफआईआर किसी के ऊपर हो जाती है, वो लौट के नहीं आता है। हम तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी करोड़ों रुपए लगा करके आप बीच लौटने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही रीजन है, एक ही वजह है मेरी। अगर मैंने आपकी लायबिलिटी उतार दी, आपको भरोसा हो गया, आप लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया, आपकी भाषा बदल गई कि नहीं कंपनी लौट कर आ रही है, राशिद जी जो कह रहे हो करेंगे,
इनका साथ देना चाहिए, और हम ये कर गए। बहुत मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि जाकर हमें पहाड़ तोड़ना है, काम ही करना है, काम करके देना है। अगर ये कर ले गए तो आप खुद कल्पना करिए कि क्या भारत देश में आज तक ये चमत्कार हुआ इससे पहले कभी? ये काम इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है। और जब मैं ये काम कर दूंगा तो मैं हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति बनूंगा जो इतने बड़े आरोपों के बाद लड़ झगड़ करके इतनी अनऑर्गेनाइज कंपनी का स्ट्रक्चर एक बार फिर तैयार करके एक बार फिर से काम करने के लिए आया। और अगर मैं ये कर गया तो मेरी वो ट्रेनिंग कि अगर आप किसी चीज को सोच सकते हैं तो उसे कर सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले सोच आई। आपको आपकी सोच पर यकीन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। अगर सोच सकते हैं तो यकीन कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं तो एक्ट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं तो रिजल्ट आ सकता है। अगर मैं सोच सकता हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं तो मुझे बिलीव है मैं कर सकता हूं। और मेरे बिलीव में अगर आपका बिलीव जुड़ गया, अगर मेरे यकीन में आपका यकीन जुड़ गया, अगर मेरे भरोसे में आपका भरोसा जुड़ गया तो मैं काम कर जाऊंगा। अगर मैं काम करता रहा और आप काम करते रहे तो रिजल्ट भी आ जाएगा। हमें सबको नहीं सुधारना है, हम में से हर किसी को सिर्फ अपने आप को सुधारना है। आज ये 300-400 लोग खाली ये फैसला कर ले कि आज के बाद से हम शाइन सिटी को भगौड़ी नहीं बोलेंगे, आज के बाद से राशि जी को बेईमान नहीं बोलेंगे, आज के बाद से कंपनी का सपोर्ट करें ना करें लेकिन उसका विरोध भी नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि कंपनी सुधर गई, समझ लीजिए कंपनी वापस आ गई, समझ लीजिए मैं वापस आ गया, मैं कर डालूंगा। अगर सोच सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, कर सकते हैं तो रिजल्ट आता ही आता। तो वही इसी पॉलिसी में आज काम कर रहा हूं। और मेरे सभी एसोसिएट को मेरा मैसेज है, मेरी उस एलडीपी ट्रेनिंग को याद रखिए, भूलिएगा मत कि दुनिया में कोई भी चमत्कार पहली बार जब होता है उसे चमत्कार ही कहा जाता है। और दुनिया में कोई भी काम पहली बार सोचा जाता है। चांद पर जाने के लिए भी पहली बार सोचा गया था, असंभव था। उस चंदा को जिसे हम चंदा मामा कहते थे, उस चांद को जिसकी हम पूजा करते थे, उस चांद को जिसे देखकर कल महिलाओं ने, हमारे देश, हमारी माता बहनों ने करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, उस चांद पर जाने के लिए पहली बार सोचा गया और बिलीव किया गया, तब चंद्रयान बना। और जब चंद्रयान बना तो चांद पर दुनिया में जाकर दिखा भी दिया गया। इतना कठिन काम तो नहीं है इस कंपनी को वापस लाना, इतना कठिन काम तो नहीं लायबिलिटी उतारना। लेना आपको है, देना मुझे, दोनों की नियत क्लियर है यार। चाहिए आपको, देना मुझको है। बीच कूद रहे हैं आप, काले कोट वालों के चक्कर भाग रहे हैं, यहां वहां पीछे भाग रहे हैं, एफआईआर भाग रहे हैं आप। उन चोरों के पीछे भाग रहे हैं जो 1-1, 2-2 बीघा जमीन एग्रीमेंट करा करके अपने पैसे बना रहे हैं और आज उनके मुंह मलाई लग गई है। तो जब हम लौट कर आते तो उनको लगेगी दुकान बंद हो जाएगी, एसोसिएट भाग जाएगा, तो वो कहते हैं अरे पहले भी बहुत हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। और बिलीव मी, यकीन करिएगा, 3 महीने के बाद अपनी दुकान बंद करके मेरे पास आएंगे ये। बिलीव मी, यकीन रखिएगा, 3 महीने के अंदर अंदर अपनी साइड भी लेके मेरे पास आएंगे, सर मैं फंस गया हूं, मुझे बचा लीजिए। क्यों? मुझे इंडिया का मार्केट पढ़ा हुआ है मैंने, कौन सा मार्केट कब उठेगा, मार्केटिंग होती कैसे। मुझसे बड़ा मार्केटिंग गुरु इंडिया में दूसरा मिलेगा नहीं आपको। तो माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, आप सभी लोगों से मैं विदा लेने से पहले 2-3 बातें ये कहना चाहूंगा। कैशबैक, हाँ कुछ चीजें हैं जो आपके काम की हैं। सबसे पहले मेरा था सब्जेक्ट कि आप पर बिलीव पे बात करना, जो मेरे लिए अहम है। इन भ्रांतियों से आप दूर हटिए। ये भ्रांतियां हैं कि मैं भाग गया हूं, भागा हुआ नहीं हूं। इतने शहर गिना दिए, इन शहरों में मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मैं साइटें लेकर के आ रहा हूं। आप रिडिम्पशन जाना चाहेंगे तो आपको वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, टीम सपोर्ट करेगी। नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, आने दीजिए मुझे। शाइन सिटी भी एक दिन में नहीं बनी थी, आपने निवेश भी एक दिन में नहीं किया था। सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे, महीना 2 महीने 3 महीने अंदर सारे रास्ते में निकाल के दे दूंगा। अगर 15 से 20 साइटों पर मैं आ रहा हूं तो यकीन जानिए मैं सारा प्लान लेकर के आऊंगा। मैं वो शख्सियत ही नहीं जो मुंह चुरा के जीऊं। मैं अगर आप सामने आऊंगा, अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप पास पैसे नहीं है, रजिस्ट्री कराएं तो क्या आपको आपका पैसा चाहिए, समय ले लूंगा, लेकिन पैसा चुकाऊंगा जरूर, समय ले लूंगा, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट बन गया। जिस दिन कोर्ट से ऑर्डर ला लिया उस दिन तो बल्ले बल्ले है फिर। और मैं आज फिर से आपसे कहता हूं, जिन्होंने कोर्ट में अपनी पीआईएल नहीं डाली है, नाम नहीं डाला है, उनके लिए सब कुछ मान्य, लेकिन जो कंप्लेन चले गए उनके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं मजबूर, मेरे हाथ बंधे हुए।
ये 2-3 मैसेज जो मुझे आपको देना था। रही बात जहां तक कैशबैक का, जिसके लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं कैशबैक की प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। मैं जिन जिन शहरों में साइटें लेकर के आया हूं, हर उस शहर के अंदर अपने प्रोजेक्ट का 10% मैं प्लॉट रख रहा हूं कि उनको बेचकर उससे जो फंड आएगा उससे मैं 2 लाख रुपए या उससे नीचे तक की लायबिलिटी जो है कैशबैक में, उनको मैं ईएमआई पर, किस्तों पर पैसे रिटर्न कराऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए बनारस शहर में साइट आई, लखनऊ शहर में साइट आई, तो बनारस शहर या लखनऊ शहर में बनारस या लखनऊ के एड्रेस वाले लोग ही, जिनका एड्रेस बनारस लखनऊ में ही है, वही वालों के लिए उनका आवेदन वहां पे स्वीकार होगा। और उनका स्वीकार होगा जिनकी लायबिलिटी 2 लाख रुपए या उससे कम की है। अगर आपकी लायबिलिटी 10 लाख की है तो 2-2 लाख की अगर 5 एप्लीकेशन डाल देंगे तो वो नहीं काउंट होगी। 2 लाख की लायबिलिटी या उससे नीचे वाली लायबिलिटी सबसे पहले मैं इसको करने जा रहा हूं। उनमें से एक एग्जांपल कि अगर लखनऊ शहर में मेरे पास टोटल प्लॉट की वैल्यू 10 करोड़ रुपए की है और उसका 10% जो भी बनता है वो पूंजी मेरे पास है, यानी इतना कैश वहां पर मैं कैशबैक में डालूंगा। अब उस कैशबैक के लिए अगर मेरे पास जो आवेदन आए हैं, वो आवेदन सपोज करिए कि 1 करोड़ रुपए निकल रहा है और इस 1 करोड़ रुपए में मेरे पास आवेदन 1.25 करोड़ का आ गया है, 1.5 करोड़ का आ गया है, तो 1.25 करोड़ में ये पूरा बराबर बांटा जाएगा और ये किस्तों में दिया जाएगा। आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये मेरी अपनी खुद की व्यवस्थाओं से है, ये शाइन सिटी के पैसे नहीं है, बल्कि मेरे खुद की व्यवस्था है। आप उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो छोटी पूंजी वाले हैं। बड़ी पूंजी के लिए भी हम प्लान लेकर आए, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। 1-2 मीटिंग और अटेंड करें, उसको भी लेकर मैं आऊंगा। लेकिन ये सारे के सारे प्लान और प्लानिंग मेरी खुद की गई व्यवस्थाओं से है। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मेरे ऊपर डायरेक्ट कोई भी लायबिलिटी ऐसे नहीं बनती है, क्योंकि सारी जमीन, सारा अकाउंट कोर्ट के पास है। लेकिन नैतिकता के आधार पर, परिवार के मुखिया होने के आधार पर मैं इसे अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आपके लिए, आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं और आपकी लायबिलिटी उतारना चाहता हूं। अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने परिवार के लिए, परिवार का मुखिया होने के नाते मैं ये काम करना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि कैशबैक का इंतजार करिए। इस मंथ के आखिरी तक कैशबैक के लिए कॉल जानी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, जिनके आवेदन वेरीफाई हो गए हैं, हाँ, जिन शहरों में साइटें अभी नहीं आई हैं, उन शहरों में अभी ये ऑप्शन नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कि उन शहरों में कैशबैक नहीं आएगा, आएगा वहां पर भी, लेकिन एक साथ मैं सारे तामझाम चालू कर दूं, ये संभव नहीं मेरे लिए। इसलिए इंतजार करिए, साथ दीजिए। आपने निवेश किया था पैसा अपना 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। जब मैं नहीं था तो कुछ नहीं आपके सामने था। खाली ये मान लीजिए कि एक बार आपका पैसा फिर से निवेश है, अगले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। काम करने दीजिए, काम में साथ दीजिए, और यही मान लीजिए कि आप पैसा फिर से निवेश हो गया। एक बार फिर से आपने राशि जी कहने पे अपने पैसे का निवेश कर दिया, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मैं तो करूंगा वही जो मैं कह रहा हूं, लायबिलिटी उतारूंगा, कैशबैक भी करूंगा, आपको लायबिलिटी फ्री भी कर दूंगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ेगा आपका? अगर कैशबैक नहीं गया, पास जाएगा जरूर, कुछ नया तो आपसे नहीं लिया जा रहा है। एक बार भरोसा ही तो मांगा जा रहा है आपसे, विश्वास ही तो मांगा जा रहा है आपसे, और ऐसी कोई चीज तो नहीं मांगी जा रही आपसे। जरा अपने घर पर आज रात को सोने से पहले सोचिएगा कि एक आदमी 18-18 घंटे, वो व्यक्ति जो चाहे तो सुकून की जिंदगी जी सकता है, जो चाहे तो 10-20 करोड़ रुपए अपने कहीं और भी निवेश कर सकता है। आज की तारीख में कुछ नहीं तो कम से कम ठीक ठाक अच्छी खासी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर मेरा इंतजार कर रही है। मैं उनका निवेश कहीं और भी कर सकता हूँ, और भी कुछ कारोबार कर सकता हूँ, कुछ ऐसे कारोबार जहां लोग मेरे लिए काम करके मुझे पैसा दे सकते हैं। इन्हीं लड़कों में से मैं कुछ को चुपके से दुबई बुलाकर अपनी कोई प्रॉपर्टी दे सकता था, पैसा दे सकता था कि जाओ बेटा अपना काम चालू करो, मुझे हर महीने इतना पैसा देते रहना। कोई लायबिलिटी के लिए ना आता, कोई बात करने ना आता, मैं आया सामने बात करने की। अगर आज चाहे कोई भी साइट हो, अगर वहां के साइट वालों में बुलाता और बुलाकर उनको 25-50 लाख, 1-2 करोड़ रुपए देता और कहता है ये पैसा पकड़ो, जाओ अपने नाम पे काम शुरू करो, हमारे आदमी को पार्टनर रख लो और हमको हर महीने इतना पैसा देते रहना, तो भी ये लोग काम करते और आप इनका साथ देते। क्या बुराई सिर्फ इसलिए कि मैं सामने आके काम करना चाहता हूँ? क्या बुरा इसलिए हो गया कि मैं सामने आकर के आपसे वादा करना चाहता हूँ लायबिलिटी खत्म करूंगा? जरा बताइए, अगर 10 लोगों को मैं चुपचाप पैसा दे देता और कहता तुम लोग चुपचाप अपना काम करो, और ये आपके पास जाकर बात करते आपसे, और ये जैसे 10 लोग साइड चले, भी साइड चला लेते अपनी, तो मेरे ऊपर कोई आरोप पर, लेकिन मुझे शौक लगा है
जिद है मुझे, या पागल हो गया हूं मैं कि मुझको अपने शाइन परिवार के सामने रहकर काम करते हुए मर्दानगी के साथ में, दमदारी के साथ में साबित करना कि मैं गलत नहीं था और मैं गलत नहीं हूं और मैं साबित करके रहूंगा। आज की मीटिंग में यही समाप्त करना चाहूंगा। ये मीटिंग सप्ताह में 2 बार चलेगी। अब आप में से जितनों की संख्या आएगी, अगली 1-2 मीटिंग के बाद मैं कुछ लोगों को बात करने का मौका दूंगा। अभी क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है कि मैं आपके मुंह से अपने गुणगान सुनूं या आपकी तकलीफें सुनूं। 2-3 मीटिंग के बाद मैं बहुत कुछ ऐसा कर चुका हूंगा कि वो बताने वाले लोग होंगे। काफी लायबिलिटी उतारी गई, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैं उनको यहाँ पर कोई मौका नहीं दूंगा बोलने के लिए। और दर्द आपका मेरे पास है ही। मेरे नंबर पर आपके व्हाट्सएप आते हैं, मैं पढ़ता हूं, देखता हूं। ये अलग बात है कि मैं बात नहीं कर पाता हूं आपसे या आपसे नहीं कॉल में लीजिए, लेकिन जहां तक संभव होता है मैं करता भी हूं। मेल आईडी दी गई है, आप वो भी उस कंप्लेन वगैरह मेल करिए। और रही बात एक चीज और, इसको सीख के तौर पर, अगर शाइन सिटी की लायबिलिटी उतारना है, शाइन सिटी के साथ उतारना है, तो रास्ता वही चुनिए जो मैं दे रहा हूं। अन्यथा कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर मत पड़िए जो लोग आपको लायबिलिटी के नाम पे शाइन सिटी गाली दे करके वो आपकी लायबिलिटी दूर करने, एक्चुअली लायबिलिटी नहीं दूर कर रहे हैं, अपनी पॉकेट में 50,000 लाख रुपए लेके जा रहे हैं। वो कोई समाज सेवी नहीं हो गए हैं कि आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए अपना पैसा लगा रहे था। वो अपना काम चला रहे, अपना धंधा चला रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में आप उन्हीं का काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में आप उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरी चीज, जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं पहले, जैसा मैंने कहा है कि 50% ज्यादा रजिस्ट्रियां ऐसी निकली जिनका डेटा हमारे पास नहीं आया है न्यायालय के अंदर। अब हम अपने वकील के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा इस बात को रखने जा रहे हैं कि कंपनी की जमीनों पर लोगों ने काफी करप्शन किया है। कंपनी की जमीनों पर लोगों ने कंपनी की जमीन दिखा करके डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर, बाउंड्री वॉल के नाम पर, रजिस्ट्री के नाम पर, एडमिन के नाम पर लाखों रुपए की लूट रखी की है। आप में से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ऐसी चीजों से जुड़े कनेक्टेड हैं, उनको मैं बता दूं कि बहुत बड़ा क्राइम है। और ये मामला आज मैं आपको बता दूं और कल देखिएगा साबित भी होगा। ये मामला अगर ईडी और सीएफएसयू तक ना गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि उसी कड़ी में ये फ्रॉड किया गया है। जो इल्जाम हम पे लगा है ना, उसी कड़ी में फ्रॉड ये किया गया है। और अगर ये साबित हो गया न्यायालय के अंदर कि हाँ, बगैर लायबिलिटी सबमिट किए हुए, बगैर जायज लायबिलिटी दिए लोगों ने जमीन की रजिस्ट्रियां कराई हैं, तो सारी की सारी रजिस्ट्रियां अटैच हो जाएंगी उस केस के साथ में। और उसमें लिए गए लेन देन का, चाहे किसी के अकाउंट में पैसा गया हो, वो इंक्वायरी में जरूर से जरूर आएगा और हम खुद एप्लीकेशन देंगे इंक्वायरी में लाने के लिए। अगर आपके पास ऐसा कोई रजिस्ट्री है या ऐसी कोई जानकारी है तो कृपया करके मेल करें, क्योंकि मेल आ जाएगी, डेटा वेरीफाई हो जाएगा, मुझसे बात हो जाएगी, तो मैं उसको लायबिलिटी उतरी ये मान करके सबमिट करूंगा। अन्यथा मैं उसे ये मान सबमिट करूंगा कि ये भी हमारे साथ भी चीट हुआ है। तो ये जो रजिस्ट्री वाला मैंने आपसे मेल मांगा है, अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है, लायबिलिटी अपनी उतार चुके हैं, तो आप निश्चिंत रहें अगर आपने डेटा सही दिया है। और डेटा नहीं दिया आपने तो ये डबल लायबिलिटी आपके सर पे आएगी, क्योंकि इस मामले को मैं कोर्ट में लाऊंगा जरूर। जितने आरोप मुझ पे लगे हुए हैं, उन आरोपों को झूठा साबित करने के लिए सारे चोर मक्कारों के चेहरे से नकाब उतारना जरूरी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिन जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियां कराई हैं और उनको लगता है कि उनका डेटा उनका कंप्लीट उन्होंने दिया हुआ है, अच्छी बात है, उसे मेल कर दें। जिन्होंने नहीं दिया वो भी मेल करके जरूर बता दें कि उनकी रजिस्ट्री किस लिए हुई। अपनी बात को मैं ये खत्म करना चाहूंगा और अगली मीटिंग के लिए जल्दी आपको लिंक मिलेगा। अगली मीटिंग में मैं कुछ लोगों को बोलने का मौका दूंगा। आज की मेरी मीटिंग का पर्पस सिर्फ इतना सा था, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं आपके बीच में हूं। मैं आपसे बात करूं ना करूं, आपसे मेरी बातचीत हो या ना हो, लेकिन जो काम हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि पटना में, रांची में, बक्सर में, या आपका कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में काम होगा तो मथुरा वाले काम नहीं होगा, या आगरा वाले काम नहीं होगा, या एमपी वाले काम, सबका काम होगा, हर किसी का काम होगा। लेकिन पहले मुझे चलने दीजिए, खड़ा होने दीजिए, आप तक आने तो दीजिए। जब वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा तो सबका मैं काम। अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करूंगा और एक बार फिर से मैं आपसे विदा लेने से पहले खाली एक बात कहूंगा, आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका साथ, यही था जो शाइन सिटी बनी थी। नहीं तो मेरी कोई औकात ऐसी नहीं थी कि मैं शाइन सिटी की इतनी बड़ी कंपनी बना लेता। अगर आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका साथ एक बार फिर से मिल गया तो मैं आपकी एक एक पाई की अदायगी भी करवा दूंगा, कर भी दूंगा, लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। और मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, मैं इस मीटिंग में भी वादा करता हूं कि मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि मेरे कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म हो जाए, मेरे शाइन परिवार के एसोसिएट जो आज दर दर भटक रहे हैं वो अपने काम पर लग जाएं, अपनी अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दें और मेरी कंपनी के माथे पे लगा हुआ कलंक निकल जाए। इससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, इससे ज्यादा मेरी कोई, इससे पहले मैं मरना नहीं चाहता हूं। और ये हो जाए जिस दिन, उसके अगले दिन अगर मेरी आंख बंद जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन बस
इतना मेरा साथ दीजिए कि इस कंपनी के ऊपर लगा हुआ जो कलंक है वो मिटाने में मेरा सहयोग करिए, मेरा सपोर्ट। आपकी लायबिलिटी जरूर उतरेगी। और मैंने इससे पहले भी कहा है कि जो आपने खोया है, आपने अपना पैसा खोया है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, फिर से कमा लेंगे आप। लेकिन जो मैंने खोया है ना, उसे कोई नहीं लौटा पाएगा। वो तभी लौट पाएगा जब मैं इस कंपनी के माथे पे लगे हुए कलंक को धो पाऊं। डबल इज्जत साथ लौटेगी। और यकीनन एक बार उन एसोसिएट के लिए मैं कहना चाहूंगा जिनके बदन में खून दौड़ रहा है, और वही 5 लीटर खून जो मैं पहले कभी से उबाल ला देता था, एक बार अगर आपकी कंपनी के माथे से कलंक हट गया कि आपकी कंपनी भाग गई, एक बार अगर मार्केट में संदेश चला गया कि शाइन सिटी वापस आ रही है, एक बार मार्केट संदेश गया कि शाइन सिटी ने कंपनी की लायबिलिटी खत्म कर दी, तो विश्वास का दूसरा नाम शाइन सिटी है। भारत देश के अंदर इससे पहले किसी ने ये चमत्कार नहीं किया होगा। और आपको पता है कि राशिद जी ने एक बार नहीं कई बार चमत्कार किया, हजारों बार ऐसे मौके आए थे कि जब मैं कंपनी बंद करके चला जाता, लेकिन एक वजह थी, शाइन परिवार, जिसके लिए मैंने हर लड़ाई लड़ी, हर इल्जाम सहा, हर दर्द सहा, हर तकलीफ सही, न जाने कितनों को माफ कर दिया। जिनकी औकात नहीं थी मेरे सामने बैठने की, वो भी मुझ पे उंगली उठा के चले गए। मैं चाहता तो घंटे के अंदर उनको उनकी औकात दिखा देता, लेकिन मेरी जिंदगी का लक्ष्य उनको उनकी औकात दिखाना नहीं था। मेरी जिंदगी का लक्ष्य अपनी शाइन सिटी खड़ा करना। मैं अपनी शाइन सिटी खड़ी कर दूंगा ना, तो अपनी कब्र खुद खोद कर कब्र में दफन हो जाएंगे वो, मुझे नहीं करना पड़ेगा। शाइन सिटी का वो जवाल है, शाइन सिटी का वो भौकाल है, शाइन सिटी की वो औकात है कि ऐसे सारे कीड़े मकोड़े खुद कब्र